डाक्टर साहब, तपाईँ अनेक जीवनमा गफ हुँदाखेरि अनेक खुड्किला पार गर्दै, अनेक ठाउँमा दुख पाउँदै, अनेक ठाउँमा पराजय भोग्दै तपाईँ कन्टिन्यू हिँडिराख्नु भएको छ। मल्टिपल फेरि डाइभर्सिफाइड ठाउँमा पनि तपाईँ रिसर्चर पनि हुनुहुन्छ, साइन्स ब्याकग्राउन्डको पनि हुनुहुन्छ, टेक्नोलोजी ब्याकग्राउन्डको पनि हुनुहुन्छ, म्यानेजमेन्ट ब्याकग्राउन्डको पनि हुनुहुन्छ। और मैले बुझेअनुसार तपाईँ लेख्नमा पनि त्यतिकै रुचि छ। शिक्षा क्षेत्रमा बिङ अ टिचर पनि तपाईँ इन्भल्भ हुनुभयो, एडमिनिस्ट्रेटिभ पार्ट पनि हेर्नुभयो शिक्षा मन्त्रालयमै गएर, अहिले मधेस युनिभर्सिटीमा डिन पनि हुनुहुन्छ। यो यति डाइभर्सिफाइड कसरी भ्याइराख्नु भएको छ? हाउ डु यु म्यानेज जुन भन्नुभयो नि, मलाई के लाग्छ भने प्रायोरिटीले आफै डिसाइड गरिहाल्छ कि अहिले के गर्नुपर्ने छ। मेरो म्यानेजमेन्टको स्टाइलमा रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्न सकियो भने जे पनि गर्न सकिन्छ। सो होल म्यानेजमेन्ट कहीँ न कहीँ रिस्क म्यानेजमेन्टसँग सम्बन्धित म मान्छु। मेरो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट नै मेरो विद्यावारिधीको विषय भएकोले म रिस्क म्यानेजमेन्टलाई धेरै क्लोजबाट हेरेँ। डाक्टर शीला म्यामसँग कुरो गर्छौँ। हामीहरू जुन समाजमा हुर्किएका छौँ, चाहिँ हुर्किरहेछौँ, त्यो समाज र पश्चिमा समाज नितान्त फरक छ। तपाईँ कसैको चेली हुनुहुन्छ, कसैको छोरी हुनुहुन्छ, कसैको आमा हुनुहुन्छ, कसैको श्रीमती, हैन? यो टाइम म्यानेजमेन्टमा गर्दा 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 कहिलेकाहीँ यो लाग्दैन यार केटी मान्छे नभएर म केटा मान्छे भएको अलि ठिक्क हुन्थ्यो। बिहे हुनु अघि पनि मेरो बाबाले चाहिँ मलाई त्यही भन्नुहुन्थ्यो, कसरी यसले म्यानेज गर्छ, यो त छोरी भन्दा पनि छोरा हो भनेर, होइन। र उहाँले त्यो बोलेको चाहिँ मेरो कानमा हमेसा गुन्जेर म आफूलाई चाहिँ मोटिभेटेड भएकै सधैँ ठानिराखेँ। अनि अहिले पनि छोरा छोरी मतलब सबै रोलमा आफूलाई फिट गर्न खोजिरहेको हुन्छु। कहिले वीरगञ्ज हुन्छु भने कहिले जनकपुर, कहिले हामी काठमाडौँ एकाएक पुगिहाल्छौँ। त्यस्तै अनेक निकायमा तपाईँ आफ्नो आलेखहरू मार्फत या रिसर्च पेपर मार्फत तपाईँ ठाउँ ठाउँमा आफ्नो डकुमेन्ट रातभरि अहोरात्र खटेर तपाईँ तयार गर्नु। कसैमा महिना लाग्यो होला, कसैमा 1 साल लाग्यो होला। अनि त्यो पेपरमा ध्यानै नदिई, वास्तै नगरी राजनीतिक बिटका मान्छेहरू भनौँ या तपाईँभन्दा हायर अथोरिटीमा ध्यानै नदिई बेवास्ता गरेर राखिदिँदा छन् भनेदेखि आई एम नट स्योर अबाउट इट। त्यस्तो वातावरण कहिले भेट्नु भएको छ कि छैन? छ भनेदेखि त्यति बेला मनमा कस्तो किसिमको भाव आउँदो रहेछ? हजुर, अब लेख्ने क्रममा त हामीले डिफ्रेन्ट लेखिरहेका हुन्छौँ। कुनै चाहिँ अब तत्काल आवश्यक परेकाहरू जस्तै न्युज पेपरमै आएका लेखहरू र छोटो छोटो एडिटोरियलहरू लेख्छौँ जुन चाहिँ सान्दर्भिक हुन्छ अहिलेको माहौलको लागि, हैन। अच्छा, एक बात बता, इनका संघर्ष का स्टोरी सुने, स्ट्रगल आपने भी किया, हमने भी मालूम किया। ऐसा कोई स्ट्रगल का एक टर्निंग पॉइंट जो बोलते हैं ना, हैमरिंग पॉइंट, जो याद करते हैं, आहा वो स्ट्रगल आज भी याद आता है तो आँख पानी भर जाता है, कोई उसका चर्चा करना चाहेंगे इंसिडेंट का? मेरा देखिए, हमारा एक ठो चीज़, हम क्या अपने आप को लकी फील करते हैं। जैसे ये सबसे छोटे हैं घर में, हम भी सबसे छोटे हैं, तो हम अपने भाई लोगों के प्रति ना बहुत क्या कहते हैं लॉयल हैं, इसलिए कि उन्हीं के वजह से। और हमारे भाई जी हमको चलो तुम MBBS पढ़ना पहले बोले, हम एंट्रांस दिए, फेल हो गया, 4 नंबर से स्कॉलरशिप नहीं मिला। नमस्ते। आज कन्भर्सेसन विथ गणेशको यो स्टुडियोमा 2 जना यस्ता व्यक्तित्वलाई निम्ता आएका छौँ, एक अर्काका पूरक पनि, एक अर्काका समकक्षी पनि, सहायक पनि र हेर्ने हो भनेदेखि सहयात्री पनि। दुवैका आफ्ना विशेषज्ञता छन्। एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ प्राडा, विभिन्न विषयमा रिसर्च पेपर तयार गरेका छन्। हालसालै टुरिज्म उपर पनि राम्रो शोधपत्र तयार गरेर प्रेजेन्ट गरेका छन्। उहाँ मधेस युनिभर्सिटीमा अहिले डिनको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँको शुभ नाम यहाँलाई थाहा होला, तैपनि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। श्रीमान अञ्जय मिश्रजी प्राडा हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ। जस्तै उहाँको छेउमा हेर्नुहुन्छ डाक्टर शीला मिश्रजी, उहाँ पनि
पिएचडी गर्नुभएकी छिन् टुरिज्ममा। उनको आफ्नो विशेषज्ञता छ। अहिले मध्य प्रदेशमा नीति आयोगमा उनी सदस्यको रूपमा कार्यरत छिन्। उनको अनुभव फेरि प्लानिङ कमिसन केन्द्रमा प्लानिङ कमिसनमा रिसर्चरको रूपमा पनि रहेको थियो। उनी लामो समय शिक्षा क्षेत्रमा खास गरी रसियामा अनुभव बटुलेकी छिन्। उहाँलाई पनि यो स्टुडियोमा स्वागत गरौँ। स्वागत छ सेला म्याम, नमस्कार। आजको कार्यक्रम निसन्देह रोचक हुनेछ। केही लर्निङका कुरोहरू हुनेछन्, केही इन्साइट्सका कुरो हुनेछन्। सुरु गर्छु वार्ताबाट। हामी प्राडा हाम्रा डाक्टर अन्जय मिश्रज्यूबाट। डाक्टर साहब, तपाईँ अनेक जीवनमा गफ हुँदाखेरि अनेक खुड्किला पार गर्दै, अनेक ठाउँमा दुःख पाउँदै, अनेक ठाउँमा पराजय भोग्दै तपाईँ कन्टिन्यू हिँडिराख्नु भएको छ। मल्टिपल फेरि डाइभर्सिफाइड ठाउँमा पनि तपाईँ रिसर्चर पनि हुनुहुन्छ, साइन्स ब्याकग्राउन्डको पनि हुनुहुन्छ, टेक्नोलोजी ब्याकग्राउन्डको पनि हुनुहुन्छ, म्यानेजमेन्ट ब्याकग्राउन्डको पनि हुनुहुन्छ। और मैले बुझेअनुसार तपाईँ लेख्न पनि त्यतिकै रुचि छ। शिक्षा क्षेत्रमा बिङ अ टिचर पनि तपाईँ इन्भल्भ हुनुभयो, एडमिनिस्ट्रेटिभ पार्ट पनि हेर्नुभयो शिक्षा मन्त्रालयमै गएर, अहिले मधेस युनिभर्सिटीमा डिन पनि हुनुहुन्छ। यो यति डाइभर्सिफाइड कसरी भ्याइराख्नु भएको छ? हाउ डु यु म्यानेज? हाउ डु यु म्यानेज जुन भन्नुभयो नि, मलाई के लाग्छ भने प्रायोरिटीले आफै डिसाइड गरिहाल्छ कि अहिले के गर्नुपर्ने छ। मेरो म्यानेजमेन्टको स्टाइलमा रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्न सकियो भने जे पनि गर्न सकिन्छ। सो होल म्यानेजमेन्ट कहीँ न कहीँ रिस्क म्यानेजमेन्टसँग सम्बन्धित म मान्छु। म मेरो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट नै मेरो विद्यावारिधिको विषय भएकोले म रिस्क म्यानेजमेन्टलाई धेरै क्लोजबाट हेरेँ। तर जब करियरको स्टार्ट गरेँ त्यसपछि थाहा भयो कि यो रिस्क म्यानेजमेन्ट त फ्युचर फोरकास्टको हिसाबले गर्ने हो। रियल लाइफमा त इस्यु म्यानेजमेन्ट हुँदो रहेछ। अनि इस्यु म्यानेज गर्नलाई यदि 4 ठाउँमा जानु छ, सबभन्दा बढी प्रेसर कहाँबाट आइरहेको छ त्यहाँ पुगिदिन्छु, बाँकीको 3 ठाउँमा सरी भनिदिइरहेको हुन्छु। सो यो छैन कि सबै ठाउँमा म पुगि नै रहेको हुन्छु भने। तैपनि जसरी बिचमा म क्यालिफोर्निया युनिभर्सिटीको रिसर्च डिनको रूपमा पनि इन्डियामा 2-4वटा रिसर्च प्रोजेक्ट गरेँ। त्यतिखेर म यहाँ मन्त्रालयमा पनि थिएँ। यता मन्त्रालयमा हेर्थेँ कि कुन कुन दिन म बिदा लिन सक्छु। त्यो दिन अब चूँकि म टिम लिडर नै थिएँ, इन्डियामा त्यही दिन मिटिङहरू अर्गनाइज गरे हुन्थ्यो। अनि हेर्दाखेरि धेरै पैसा कमाइरहेको छ पनि लागिरहेको थियो, एकाउन्टमा आइ पनि रहेको थियो, ट्राभलिङमा अत्यधिक खर्च भइरहेको थियो त्यो म्यानेज गर्नलाई यता। अनि म के बुझेँ भने हो यो त इस्यु म्यानेजमेन्ट नै लाइफ म्यानेजमेन्ट रहेछ। जहाँबाट प्रेसिङ इस्यु आयो त्यतातिर जाम, बाँकी काम आफै म्यानेज हुँदै जान्छ। सो म कहाँ जान्छु डिपेन्ड्स पर्छ कि कहाँको प्रेसिङ इस्यु छ। यसरी नै म्यानेज भइहाल्दो रहेछ चारैतिर। ग्रेट। अब डाक्टर शीला म्यामसँग कुरो गर्छौँ। हामीहरू जुन समाजमा हुर्किएका छौँ, चाहिँ हुर्किरहेछौँ, त्यो समाज र पश्चिमा समाज नितान्त फरक छ। तपाईँ कसैको चेली हुनुहुन्छ, कसैको छोरी हुनुहुन्छ, कसैको आमा हुनुहुन्छ, कसैको श्रीमती, हैन? मेरो त सबै थोक हुनुहुन्छ। मालिक। अनि त्यो बाहेकमा तपाईँको आफ्नो प्रोफेसनल करियर पनि छ। मैले यहाँबाट पनि थाहा पाएँ तपाईँले लामो समय रसियामा पनि बिताउनुभयो बिइङ अ टिचर। फर्केर आउनुभयो यहाँ पनि स्कुलमा, कलेजमा। फेरि अहिले आएर तपाईँ यहाँको नीति आयोगमा पनि आफ्नो समय दिइराख्नु भएछ। श्रीमानलाई समय दिनै पर्यो, बच्चीलाई दिनै पर्यो, छोरीलाई। तपाईँलाई यो टाइम म्यानेजमेन्टमा गर्दा कहिलेकाहीँ यो लाग्दैन यार केटी मान्छे नभएर म केटा मान्छे भएको अलि ठिक्क हुन्थ्यो? धन्यवाद क्वेसनको लागि। साह्रै नै इन्ट्रेस्टिङ र सान्दर्भिक छ मसँग। र यो बिहे हुनु अघि पनि मेरो बाबाले चाहिँ मलाई त्यही भन्नुहुन्थ्यो कसरी यसले म्यानेज गर्छ, यो त छोरी भन्दा पनि छोरा हो भनेर, होइन। र उहाँले त्यो बोलेको चाहिँ मेरो कानमा हमेसा गुन्जेर म आफूलाई चाहिँ मोटिभेटेड भएकै सधैँ ठानिराखेँ। अनि अहिले पनि छोरा छोरी मतलब सबै रोलमा आफूलाई फिट गर्न खोजिरहेको हुन्छु। कहिले वीरगञ्ज हुन्छु भने कहिले जनकपुर, कहिले हामी काठमाडौँ एकाएक पुगिहाल्छौँ। अनि
अब यसरी नै आफूसँग उहाँले जुन भन्नुभयो नि कुन समय मेरो खाली छ र म कता जाउँ, त्यस्तै कुन समय मेरो खाली छ र वीरगन्जमा यो टाइम सुइटेबल छ कि छैन अथवा काठमाडौँ नै फ्लाइ गर्नु पर्यो कि भनेर हामी सकेसम्म टाइम म्यानेज गर्न कोसिस गरिरहेका हुन्छौँ र साथसाथमा आफ्नो प्रोफेसनल छँदैछ, प्रोफेसनललाई चाहिँ म प्रायोरिटीमा पनि राख्छु, सँगसँगै फ्यामिली पनि नबिग्रोस् भन्ने किसिमले पनि अगाडि बढिरहेको छु। एउटा कुरो म सोध्छु है, हजुर, यदि इच्छा लाग्छ भनेदेखि आन्सर गर्न सक्नुहुन्छ, अदरवाइज यु क्यान क्युट। प्लानिङ कमिसनमा तपाईँ बिङ अ रिसर्चर मेहनत गर्नुभयो त पक्का पनि तपाईँका रिसर्चका पेपरहरू, तपाईँका आउटकम्सहरू त्यहाँ प्रेजेन्ट गर्नुभयो होला। अहिले पनि नीति आयोगमा तपाईँ हुनुहुन्छ, बिङ अ मेम्बर, त्यहाँ पनि तपाईँ आफ्नो विचार राख्नुभयो होला, आफ्नो पेपर प्रेजेन्ट गर्नुभयो होला। त्यस्तै अनेक निकायमा तपाईँ आफ्नो आलेखहरू मार्फत या रिसर्च पेपर मार्फत तपाईँ ठाउँ ठाउँमा आफ्नो डकुमेन्ट रातभरि अहोरात्र खटेर तपाईँ तयार गर्नु, कसैमा महिना लाग्यो होला, कसैमा 1 साल लाग्यो होला। अनि त्यो पेपरमा ध्यानै नदिई, वास्तै नगरी राजनीतिक बिटका मान्छेहरू भनौँ या तपाईँभन्दा हायर अथोरिटीका ध्यानै नदिई बेवास्ता गरेर राखिदिँदा छन् भनेदेखि आई एम नट स्योर अबाउट इट। त्यस्तो वातावरण कहिले भेट्नु भएको छ कि छैन? छ भनेदेखि त्यति बेला मनमा कस्तो किसिमको भाव आउँदो रहेछ? हजुर, अब लेख्ने क्रममा त हामीले डिफ्रेन्ट लेखिरहेका हुन्छौँ। कुनै चाहिँ अब तत्काल आवश्यक परेकाहरू जस्तै न्युज पेपरमै आएका लेखहरू र छोटो छोटो एडिटोरियलहरू लेख्छौँ जुन चाहिँ सान्दर्भिक हुन्छ अहिलेको माहौलको लागि, होइन? तरै पनि अब हामी एजुकेटेड पर्सन हो, हाम्रो एजुकेसनले भ्याएसम्मको मेसेज चाहिँ हामीले दिनै पर्छ। त्यो चाहिँ आफूप्रति एउटा दायित्व जस्तो लागेर ल्याउन नल्याउन त्यो आफ्नो ठाउँमा। कहिलेकाहीँ त बच्चालाई पनि हामी सम्झाइरहेका हुन्छौँ, चाहे ठुलोलाई पनि हामी केही कुरा भन्छौँ, सबै कुरा उहाँहरूले मान्नु नै हुन्छ भन्ने छैन, तर आफ्नो कर्म चाहिँ नछोडौँ जस्तो लाग्छ। त्यसकारण निरन्तरता त्यसमा छ र नमानेको खण्डमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ अलिकता हुन्छ यो युजफुल भएन, तर आशा चाहिँ हुन्छ कि यो आज नभए भोलि चाहिँ पक्कै होला भन्ने पनि हुन्छ। र हामीले नीति आयोगमा जुन डकुमेन्टहरू बनाउँछौँ आवधिक योजनाहरू, अरू कार्यक्रमहरूका बारेमा, त्यो चाहिँ हामी बटम टु टपको लागि जान्छौँ। बटम ग्रासरुटबाटै आउनु पर्यो कुरा। त्यो क्रममा हामी 8वटै जिल्लामा गएको थियौँ। 8वटा जिल्लालाई 4वटामा कन्भर्ट गरेर 2-2 जिल्ला त्यसरी लिएर ल्याएको कुराहरूलाई हामीले दस्तावेज बनायो, एउटा डकुमेन्ट बनायो। अब त्यो डकुमेन्ट हाम्रो यथार्थ माग हो भन्ने त भइसक्यो, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकता ग्याप हुन्छ टपसम्ममा। कहिलेकाहीँ उहाँहरूको प्रायोरिटी अलिकता फरक पनि हुनसक्छ। यदि त्यो अनुसार ठ्याक्कै गऱ्यो भने त कुरा मिलिहाल्यो, तर हामीले त जनताको पनि यो छ र अब यो कहाँ मिल्न सक्छ कहाँ मिल्दैन र पुरै नमिल्ने पनि हुँदैन। कतिपय चाहिँ लिइराख्नु भएको हुन्छ, के हुन्छ भने नो कहिले पनि भनिदैन, नो कहिले पनि भनिदैन। त्यस कारणले गर्दा मोटिभेसन कम हुँदो रहेनछ। जस्तो डकुमेन्ट बनाए पनि ओके ओके म यसलाई हेर्छु नै भन्नुहुन्छ, सिधै नो। आजसम्म कसैले, मैले पनि मन्त्रालय युजिसी सबै ठाउँमा काम गरेँ, युनिभर्सिटीमा त गरेँ नै गरेँ, कसैले यो हुँदैन यो ठिक छैन भने भन्दैन, यसमा विचार गर्छु। त्यस कारणले हामी जहिले पनि मोटिभेटेड रहन्छौँ। अनि फेरि अर्को कुरा के हुन्छ भने यो सरकारी कर्मचारीमा लोकसेवा आयोगको प्रिपरेसन जुन छ त्यो चलिरहेको हुन्छ र हामीले तयार गरेको डकुमेन्टबाट पनि उहाँहरूको कतिपय क्वेसनको आन्सर आइरहेको, काहीँ न काहीँ चाहिँ त्यो युज भइरहेको हुन्छ र सोसाइटी घर अब त्यो एजुकेसन त्यो पास गर्नलाई भए पनि युज हुँदाखेरि एटलिस्ट नलेज त छिर्यो भन्ने चाहिँ त्यति चाहिँ सन्तुष्टि लिन्छ। मार्सलको, स्मिथको, रबिन्सको सिद्धान्त खूब रट्टा मारेको थियो। हजुर, जनसङ्ख्या सिद्धान्तको कुरो, माल्थसको कुरो गरौँ, डिमान्ड एन्ड सप्लाईको कुरो गरौँ, सब गरौँ। रियल लाइफमा जब म आएँ, रियल व्यापारमा लागेँ, आजसम्म यो खोजीमा छु कि मेरो इकोनोमिक्सको त्यो पढाइ चाहिँ म कहाँ गएर प्रयोग गर्ने हो। हरेक चीजमा assumption are not applied, assumption are not law, other things remain constant. तपाईँ त इकोनोमिक्समै पिएचडी गर्नुभयो, तपाईँको इकोनोमिक्सको पिएचडी को पढाइ र तपाईँको फ्यामिली लाइफ, प्रोफेसनल आफ्नो कहीँ तपाईँ पाउनुहुन्छ त्यसबाट सपोर्ट? मलाई लाग्छ म धेरै नै आफ्नो जुन पढेको छु त्यसलाई युज गर्छु कहिले, किनभने उहाँ चाहिँ अलि एक्स्ट्रा खर्च गर्नेतिर हुनुहुन्छ प्रायोरिटी वाइजमा, होइन? त्यो बेला चाहिँ प्रायोरिटीमा
हेर्छु निड बेस्ड होइन। यसमा चाहिँ बढी बरु खर्च गरौँ, अर्को कुरामा अलिक कम गरौँ भन्ने कुरो चाहिँ मेरो तर्फबाट उहाँमा पनि गइरहेको हुन्छ। तिमी इकोनोमिस्ट भएर हो कि यस्तो भन्नुहुन्छ। त्यो बजेटिङ पार्ट्समा उहाँसँग मलाई जहिले पनि भन्नु पर्यो हुन्छ, म यो दिइहाल्छु नि, यो गर न भने, अनि बल्ल उहाँको चाहिँ अनि म फेरि त्यसलाई क्लियरिफाई गर्छु, यो यतिखेर यसरी आवश्यक छ, यतिखेर होइन है। उहाँ चाहिँ अफेन्सिभ रहनुहुन्छ, तपाईँ डिफेन्सिभ रहनुहुन्छ। लगभग त्यस्तै हो। अन्जय सरसँग गफ गर्न चाहे, तपाईँ टुरिज्म सेक्टरलाई पनि ध्यानमा राखेर राम्रो आलेख तयार गर्नुभयो। मलाई लाग्छ त्यो आफैमा एउटा रिसर्च पेपर थियो। मेरो एकजना साथी छन् टुरिज्म सेक्टरमा, अरू पनि साथीले त्यही कुरो भने, तर उनको कुरो किन घोचिरह्यो भने उनी होस्पिटलिटीमा छन्। उनले के भन्नु, गणेश बाबु तपाईँले एउटा कुरो भन्नुहोस्, नेपालमा हरेक थोक छ, तर हामी कहाँ हात जोडेर नमस्कार गर्ने पाहुनालाई, अतिथिलाई भन्छौँ अतिथि देवो भयो, तर अतिथिलाई हामीहरू अतिथि जस्तै पनि मान्दैनौँ। त्यो मात्र सिक्यो भनेदेखि नेपालमा टुरिज्मको समस्या आउँदैन। कति कन्भिन्स हुनुहुन्छ? यो कस्टमर सर्भिस जुन भन्छ नि, त्यसमा फिल सर्भ र मेड सर्भ यो धेरै डिफ्रेन्ट वर्ड हो। हामीले के गर्छौँ, मेड सर्भ गर्छौँ कि पैसा दिएछ त्यो भएर यसलाई चिया दिनु छ, तर फिल सर्भ त्यतिखेर हुन्थ्यो कि चिया सँगसँगै फ्रीको स्माइल दियो भने म पनि हेल्दी, उहाँ पनि हेल्दी हुन्छ, रिलेसनसिप बन्छ। यो हामी डेभलप गर्न सकेनौँ। यो यसको रिजन कहाँ लाग्छ कि जो फिल सर्भ नआउनुको, कि जो सर्भिस प्रोभाइड गरिरहेछ उसले आफूलाई आफ्नो प्रोफेसनलाई मेरो त डिजिग्निफाइड वेटरको काम हो भने बुझिदिन्छ। चाहे त्यो प्लेनमा जाने एयर होस्टेस किन नहोस्, उसको पनि मोरल बुस्टिङ छैन। उसलाई पनि के लाग्छ, पैसा दिएको छ त्यो भएर मलाई यो भाषण गरिदिनु छ, यतिखेर यो अनाउन्समेन्ट बनाइदिनु छ, सेफ्टी नोट्स पढिदिनु छ, तर उसको भित्रबाट कि मेरो यो कामले के हुन्छ त रिजन बुझिरहेको हुँदैन। आफ्नो प्रोफेसनलाई प्रेम गर्न सक्छ। हो। टुरिज्म सेक्टरमा यदि हामीले बुलेट पोइन्टमा यो अहिले पनि हामी ल्याकिङ गरिरहेको छौँ भन्नु पर्यो, के भन्नुहुन्छ? अब सबैभन्दा पहिला त म चाहिँ त्यो जुन इन्डियन करेन्सी बन्द गरेको छ त्यसलाई नै भन्छु एउटा ठुलो हडलको रूपमा। बढीभन्दा बढी आउने हाम्रो इन्डियाबाट नै हुनुहुन्छ, सबै कुरा मिलेको, इजी एक्सेस, र उहाँहरूलाई पैसा खर्चै गर्न नदिने। हामी कस्तो मुलुक छौँ भने कि कसैले म आफ्नो देशको पैसा तिम्रोमा आएर खर्च गर्छु भने पनि रोक लगाउने। महिन्द्राको एउटा सरले थुने पछाडि मलाई याद आयो, महिन्द्राको एउटा रिजनल डाइरेक्टर लेभलको व्यक्ति आउनुभएको थियो। उहाँले 15 लाख आइसी लिएर आउनुभयो। उता पोखरा गएर कसिनो ससिनोमा 10 लाख हारिसक्नु भएको थियो। 5 लाख लिएर काठमाडौँ एयरपोर्टमा समातियो। समाते पछाडि उहाँलाई लगेर थुनिदियो र 15 लाख रुपियाँ उहाँलाई अब भन्यो कि ल्याऊ। त्यो 15 लाख ल्याउनलाई त कहाँबाट ल्याउने, फेरि ल्याउने माध्यम त त्यही हुन्डी छ, हुन्डीबाट ल्यायो भने अर्को केस हुन्छ। म चूँकि इन्डियामा पढेको कारणले उहाँसँग मेरो कनेक्सन थियो। उहाँले मेसेज गर्नुभयो, यस्तो मान्छे खोज जो 2-2 लाख रुपियाँ मलाई लोन दिने खालको पेपर बनाइदिन्छ, पैसा मसँग छ। अब यो त के गर्ने नगर्ने भयो, यो कहीँ फसिन्छ कि भने पैसाको कुरा हो। फेरि गभर्मेन्ट पोजिसन होल्ड गर्दैछु। मैले अर्को एउटा साथीलाई भने यस्तो अफर छ, कति आउँछ पैसा, पहिला ऊ छुटेर गयो भने आउँछ भने मैले अरू साथीले वकिललाई नै भिडाइदियो। वकिलले मान्छे खोजेर ल्याएर कर्जा लिएको भने पेपर बनाइदियो। ग्यारेजवालाले पैसा दिएको छ, हुन्डीबाट पैसा आएको छ र छुटेर गयो। एयरपोर्टमा जब उहाँलाई छोड्न गए, उहाँले अब दोबारा नेपाल नहीं आएंगे, जबकि था क्या कि वो 2 बार आएंगे ना तो उसमें से 15 लाख जो डिपॉजिट किए उसमें से 10 लाख उनको मिल जाएगा वापस, फाइन वाले। 2 बार और अगर विजिट में आते तो नहीं अब नहीं आना है, ये छोड़ो, हम तो निकल गए, वही भारी बात है। पहिला थुन पछि सुन भन्ने काम छ। फेरि कस्तो छ भनेदेखि मेरा पनि केही परिचित परेका छन्, जति रुपैयाँ समेत समातिया छ ठ्याक्कै त्यति बिगु राख्नुपर्छ जमानतको लागि। पहिला त भएको रुपियाँ गयो, फेरि अरू खोजेर लाएर देऊ, अनि 4-5 दिन 10 दिन जति छ त्यो प्रुफेक्सको त्यो अलग पेनल्टी हो, ह्युमिलिएसन पनि हो। त्यो आफ्नो ठाउँमा भोगिराखेकै छौँ। त फेरि मेरो बुझाइमा करेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ, बाई एयर आउने टुरिस्ट, बाई रोड आउने मान्छे चाहिँ तपाईँको घुसपैठिया हो भन्ने पनि मानसिकता छ नेपालमा, के छ? अहिले पनि हाम्रो कल्चरल डाइभर्सिटी जुन छ त्यो धेरै हाई हो। एक ठाउँमा आउँदाखेरि रिलेटिभै भने बुझ्छन्,
इन्डियनलाई टुरिस्ट मान्दै मान्दैन, यो त रिलेटिभ हो भने बुझ्ने हो यो साउदर्न पार्ट्सको। जब नर्दर्न पार्टमा जान्छ अनि उसलाई बल्ल टुरिस्ट बुझ्न लाग्छ, अनि त्यसपछि हेर्छ उसको लवाई खवाई खर्च गर्ने क्यापासिटी कति छ। प्राय आउने धार्मिक टुरिस्ट हो। धार्मिक टुरिस्टहरू आयो भने उनीहरू खर्च गर्नमा त अलि खानपिन उसको मिल्दैन, त्यो एरियामा गए पछाडि कन्जुस छ भनेर अलिकति डिस्क्रिमिनेसन फिलिङ त्यहाँबाट हुन्छन्। हो कोही कोही रिल्याक्स गर्नको लागि आएका हुन्छन्, त्यो सेक्स टुरिज्मको लागि आएका हुन्छन्। जो सेक्स टुरिज्मको लागि आएको हुन्छ उनीहरूलाई एकदम राम्रो हामी रिस्पेक्ट दिन्छौँ। उनीहरू फेरि फिल सर्भै भएर जान्छन्, मेड सर्भमा रहँदैन। तर यो तलबाट आउने बेला त्यो लेभलको हुँदैन। सो बिचमा त एकचोटि कसिनो हार्नलाई मात्र आउने ट्रेन्ड पनि थियो। कसिनोमा आउने, हार्ने, रक्सी खाने, र त्यो ट्याक्सको जो डुअल सिस्टम थिएन जतिखेर, त्यतिखेर ट्याक्स बेनिफिटको लागि आइरहेको थियो। सो हामी यो ट्रिटीहरू गर्दा यसमा हाम्रो कहाँ असर पर्छ त्यो नहेरिकन एउटा हिमको आधारमा हामी गरिदिन्छौँ। इन्डियाले त्यतिखेर नै आइडेन्टिफाई गरिसकेको थियो कि हाम्रो पैसा त त्यहाँ गइरहेको छ, हाम्रो ट्याक्स त त्यहाँ गइरहेको छ। यो जितेर पेपर बनाएर ल्याउँछ, वास्तवमा त हारेका हुन्। सो यो त सोर्स अफ मनी, मतलब इलिगल पैसालाई लिगल बनाइरहेको छ। उसले कन्ट्रोल गर्यो, त्यो कन्ट्रोलमा लस हाम्रो भयो। सो सानो सानो स्टेप्सबाट हाम्रो टुरिज्मको पोलिसी डाइभर्ट भइरहेका हुन्छन्। प्लस जुन लेभलको हाम्रो एडभर्टिजमेन्ट हुनु पर्यो, एउटा सर्कट त हुनु पर्यो नि। जसरी कोही हेल्थको कारणले आइरहेछ, हेल्थको कारणले आइसके पछाडि ल यहाँ आए, आपका ये ट्रीटमेंट हुआ, 10 दिन रहना है, 10 दिन के बाद फिर फॉलोअप कराना है, तो ऐसे कीजिए ना, यहाँ घूम लीजिए। यदि सँगै उसैले मार्केटिङ गरिदिने हो भने सायद त्यो मोर कम्फर्टेबल हुन्छ। एकदम गजब भन्नुभयो। अहिले मैले सुनेको तपाईँ त्यो ग्राफ्टिङ भन्छ नि, हेयर ग्राफ्टिङ, तपाईँ रोमतिर, खास गरेर रोमतिरको प्याकेज आइरहेछ। तपाईँलाई 7 दिन 8 दिनको प्याकेज छ, ग्राफ्टिङ टुरिज्म दुइटै, र त्यो तपाईँको टु एन्ड फ्रो भाडा, होटल, ट्रिटमेन्ट सारा प्याकेजमा, हिडन कस्ट केही छैन। इन्डियाबाट व्यापक मान्छे गइरहेछ। त्यो त्यस्ता प्याकेजहरू सुरु भइसके। हामी कहाँ कुन दिन त्यसको भिजन आउँछ एउटा ठाउँमा। अर्को कुरो, नेपालीहरू एभरेस्ट बेस क्याम्प घुम्नलाई पहिला जान्छन् लासाबाट गाडी समातेर चिनिया बोर्डरमा गएर एभरेस्ट बेस क्याम्प उतापट्टि नर्थपट्टि घुमेर आउँछ। हामी कहाँ एभरेस्ट बेस क्याम्प जानु भनेको आज पनि ब्रेभरी भनौँ न, त्यो एडभेन्चर भन्दा पनि ब्रेभरी, रिस्की। त्यसमा हजारमा 2-4 जना जान्छन्, बाँकी तलबाट लुक्लाबाट नै फर्किने खालको हुन्छ। त्यो लेभलको इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ यदि हामी दिन सक्यौँ भने हामीसँग त नेचुरल रिसोर्सेस, ब्युटिज त एक से एक छ नि। त्यही सगरमाथामा हेलिकप्टर जान्थ्यो, त्यो पनि रोकिदियो बेस क्याम्पसम्म। सगरमाथासम्म मोटरसाइकल पनि जाने ट्रायल भएको भए त टुरिस्टहरू टन्न पुग्थे। त्यसका आफ्ना आफ्ना फेरि अब्जर्भेसन छ, कतिले भन्छ होइन नेचुरल ब्युटी समाप्त हुन्छ। बट हामी इन्डियातिर जान्छौँ, वैष्णोदेवी यहाँलाई याद होला, पहिला वैष्णोदेवी पैदल जान्थ्यौँ, अहिले रोपवे पनि गइरहेछ, हेलिकप्टर पनि ल्यान्ड गइरहेछ, रोड पनि बनाइसकेको छ। त ओभरअल रेभेन्यू पनि गभर्मेन्टको बढ्ने भयो, टुरिस्टको इन्फ्लो पनि बढ्ने भयो, र त्यहाँका आम जनता गुल्जार पनि भयो। त्यहाँ अलिकति मलाई लाग्छ ल्याकिङ छ हामी। त्यहाँ ल्याकिङ छ। म एउटा अर्को पनि मेडिकल टुरिज्मको इक्जाम्पल दिन्छु। यस्तै म कुनै ठाउँमा हुँदा कुरा चलेको थियो कि कर्मचारीहरूको सङ्घ सङ्गठनसँग धेरै पैसा छ, कहाँ लगानी गर्ने। म यति मात्र भनेको थिएँ, एकदम सजिलो छ। सिभिल हस्पिटल एउटा काठमाडौँमा बनाउनु भएछ। 7 प्रदेशमा बोर्डर साइडलाई बढी प्रायोरिटी दिनुहोस्, एउटा सिभिल हस्पिटल बनाइदिनुहोस्। त्यो सिभिल हस्पिटलमा के गर्नुहोस्, अरू केही गर्नु पर्दैन। नेपालीलाई 50%, इन्डियनलाई 100% अथवा विदेशीलाई 100% चार्ज लाग्ने, कर्मचारीलाई निःशुल्क गरिदिनुहोस्। तैपनि हेर्नुहोस् कि घाटामा जाँदैन। अनि उहाँहरूले सोध्नुभयो के बेसिसमा यति कन्फिडेन्टली तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ। फिजिबिलिटी स्टडी गर्नुहोस्, थाहा पाउनुहुन्छ। किनभने मेरो घर रौतहटमा छ, जहाँ गौरमा एउटा सानो आँखा हस्पिटल छ। त्यहाँ चेक गराउन जाँदा 10 जना इन्डियन अगाडि रहन्छ, रेलवेको टिकट बोकेको 11औं नम्बरमा हाम्रो नम्बर आउँछ। इभन बिरगन्जमा बस बुकिङ हुन्छ, पटनामा ब्रोकरहरू छन्, ठेक्का लिन्छन्, ती टु एन्ड फ्रो बसमा बसाल्छन्, नाइट बस लिएर आउँछन्, सर्जरी गराउँछन् अनि ड्रप गर्छन्। हुन्डी भन्छौँ नि, त्यो पुरा ठेक्का पट्टा। बिरगन्जमा त्यस्ता हस्पिटल जो इन्डियनहरूको भरोसामा चलिराखेको 4-5 वटा भन्दा बढी भयो।
र सक्सेसफुल छ, दे आर नट चिटिङ एट अल। त्यो प्रोफेसन हो, बिजनेस गर्दैछन् मास लेभलमा। तिलगङ्गाको जबदेखि त्यो कन्ट्याक्ट लेन्स आएछ नेपाल सस्तो पनि भयो, डाक्टर पनि हामीसँग उपलब्ध छ। अब शिला म्यामलाई अलिकति सोधौँ, सङ्घर्ष र सफलता यो दुईटा वर्ड चाहिँ हाम्रो जीवनमा कहिले नछुट्ने भयो, बाँचुन्जेल। कहिलेकाहीँ मलाई लाग्छ सिनोनिम नै हुन् सङ्घर्ष र सफलता। जहाँ सफलता छ त्यहाँ सङ्घर्ष नभएर सम्भव छैन, जहाँ सङ्घर्ष छ त्यहाँ सफलता नहुने कुरै भएन। तपाईँको कथा पनि सङ्घर्ष र सफलतासँग निकै जोडिएको छ। तपाईँको स्टुडेन्ट लाइफदेखि अहिलेसम्मको सङ्घर्ष कथा के हो, त्यहाँ कहाँ कहाँको खुड्किलामा तपाईँ आफूलाई सक्सेसफुल मान्नुभयो र त्यसबाट के पाठ सिक्नुभयो, त्यो तपाईँ आज यो पोडकास्ट मार्फत तपाईँ आफ्ना समकक्षी मित्रलाई, आफ्ना युवा तन्नेरी बच्चाहरूलाई मेसेज दिन चाहनुहुन्छ भने के हुन सक्छ? धन्यवाद यो प्रश्नको लागि। वास्तवमा सङ्घर्ष र सफलता चाहिँ सँगसँगै नै हिँडिरहेको हुन्छ। जब सङ्घर्ष आउँछ अनि हाम्रो सफलताको चाहना बढ्दै जान्छ। यदि हामीले एज बेस गर्यो भने, सहुलियत बढी दियो भने चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टिभिटी रिजल्ट चाहिँ उत्कृष्ट आउँदैन। त्यसकारण चाहिँ म चाहिँ अब आफ्नो स्टुडेन्ट कालदेखिकै स्कुल लेभलकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म 4 जना दिदी बहिनी, दाजु 1 जना र म कान्छी परेँ। कान्छी परेकोले अलिकता प्रिभिलेज त छ, तैपनि आमा बिरामी भएको कारणले चाहिँ हामी किचन पनि हेर्नु पर्यो, पढ्नु पनि पर्यो। त्यो सबै ब्यालेन्स गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने। दिदीहरूको चाँडै किनभने हाम्रो सोसाइटीमा त अब छोरीलाई 20-22 वर्षमा हुन्थ्यो, छिटो बिहे गरिदिने। अनि किनभने 4 जना छोरी छ, जेठोलाई त 17मै, त्यतिखेर त 16 पछि नै हुन्थ्यो क्या अरे होइन। त्यस्तो अवस्थामा अब केही समय मम्मीसँग एक्लै, बाबासँग एक्लै बस्ने पनि मौका पायो। तर छोरालाई त प्रिभिलेज हुन्छ, बाहिर पनि पढ्न पठाउँछन् होइन। सुन्नुलाई आइहाल्यो कुरा। अनि अब त्यस्तो अवस्थामा आमाप्रतिको माया त हुन्छ नै। त्यही भएर मैले साइन्स पढ्ने मौका पाइनँ, किनभने साइन्स पढ्छु भने चाहिँ म मतलब अलि पुरै डेडिकेट भएर पढ्नु पर्यो भन्ने मेरो कन्सेप्ट थियो। अब घरको पनि काम गर्ने अनि त्यो पनि पढ्ने र ग्यादरिङ अलि बढी गेस्ट आउने अवस्थामा चाहिँ म फेरि क्लासमा राम्रै गर्ने विद्यार्थी, स्कुल लेभलदेखि नै गर्ल्स स्कुल पढेँ र होमवर्क चाहिँ सकेसम्म स्कुलमै सकाएर आउँथेँ ताकि घरमा अलिकता काम गर्न पनि पाऊँ भन्ने किसिमले। र कहिलेकाहीँ चाहिँ हुन्थ्यो कम्प्लेन पनि जाओस् न मेरो कि होमवर्क बनाउँदैन अनि पढोस् भनेर समय पनि म पाउँछु भन्ने चाहिँ लाग्थ्यो कहिलेकाहीँ। किनभने त्यो अलिकता त्यो टाइम पढ्ने प्रति सायद मेरो क्रेज ज्यादा भएकोले होला होइन। र क्लासमा राम्रै गर्थेँ, त्यसपछि साइन्स पढ्न पाएन। साइन्स पढ्न नपाएपछि कमर्सको लाइन चुज गरियो अनि कमसेकम त्यो डक्टर नभए पनि यो डक्टर चाहिँ बनौँ भन्ने चाहिँ चाहना सधैँ बीज रोपि नै राखेको थिएँ। अब इन्टरसम्म धरानमा पढेँ। इन्टर पछि चाहिँ फेरि बाबाको सरुवा सुर्खेत भयो। सुर्खेत हामी सबैलाई लानु भएन, त्यो बेला मलङ्गवा घरमा बस्नु पर्यो। त्यो अवस्थामा चाहिँ अझ बढी मैले फेस गर्न पाएँ। कहाँबाट धरान र मलङ्गवा अलि कल्चरल पनि डिफरेन्स होइन, सोसाइटी पनि डिफरेन्स भएको हुनाले चाहिँ अलिकता च्यालेन्ज त्यहाँ पनि फेस गरेँ। र ब्याचलरको लागि म कमर्सको ब्याकग्राउन्ड भएको त्यहाँ चाहिँ थिएन। जनकपुरमा एडमिसन गरियो, घरमा बसेर पढ्नु पर्ने भयो अवस्था। अब त्यहाँ झन् घर गाउँ नजिक परेपछि त अझ बढी गेस्टिङ हुने स्वाभाविक, आमा त बिरामी। अनि फेरि घरमा मात्र बस्ने नेचरको म थिइनँ। त्यसकारण त्यो बेला कम्प्युटर एक्स्ट्रा क्लास लिएर सिकेँ र मलाई स्कुलले अफर गर्यो पढाउन आऊ भनेर। अनि म पढाउन जान थालेँ। स्कुलिङबाट मेरो करियर सुरु भयो आफ्टर 12 होइन। अनि त्यसपछि त्यसले एउटा मोटिभेसन पढाउँदाखेरिको पनि आयो। पढाउँदाखेरि पढ्ने चाहना अझ बढ्दै गयो र आफ्नो ब्याचलरको प्रिपरेसन पनि मर्निङ र इभिनिङमा गर्थेँ। दिउँसो अनि खाना छिटो पकाएर पढाउन पनि जान्थेँ। यसरी म्यानेज गरेर एक्जाम मात्र दिन म जनकपुर आउँथेँ। अनि त्यसपछि ब्याचलर त्यसरी भयो। मास्टरको पनि, मास्टरमा चाहिँ मैले अलिकता जिद्द गरेरै क्लास लिएरै गरेँ र मेरो पढाइको अन्त अझै भइसकेको थिएन। युएनमा स्कुलिङ पछि चाहिँ युएनमा अप्लाई गरेँ, जब पायो।
त्यसले एउटा नयाँ माहौल दियो मलाई, इन्टरनेसनल माहौल। अनि अलि चाहना बढ्न थाल्यो बाहिरको पनि। र दिदीको बिहे भइसकेको थियो, भिनाजु पनि बाहिरै बस्नुहुन्थ्यो, रसिया अनि पछि चाहिँ अमेरिका। उहाँ चाहिँ पिएचडी होल्डर नै हुनुहुन्छ र त्यसले गरेर अझ महत्त्व पढाइप्रति अझ बढ्यो। अनि युएन पछि चाहिँ म जेडब्ल्युडिसी जनकपुर वुमेन डेभलपमेन्ट सेन्टरमा एज अ भोलिन्टियर नै मैले काम गरेँ र त्यहाँ गरिब महिलाहरूले त्यो पेन्टिङको कामहरू गरेर बेच्ने होइन, उनीहरूलाई मैले सघाउने, मार्केटिङमा हेल्प गर्ने, त्यो कामहरू गर्दाखेरि चाहिँ अझ नेपालको अवस्था दयनीय र अझ महिलाहरूलाई माथि उकास्नको लागि आफू चाहिँ एउटा उदाहरण बन्नुपर्छ भन्ने पनि भाव आयो। र बिस्तारै समयको अनुसार गार्जियनको सोच पनि चेन्ज हुँदै गयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ गार्जियनले पनि सपोर्ट गरे, ल जाऊ पढ्न। अब जुन मान्छेलाई मलङ्गाबाट जनकपुर त्यति अलाउ थिएन एक्लै बसेर पढ्ने, त्यो मान्छेलाई अब गार्जियनले समयअनुसार चाहिँ पठाउनु भयो बाहिर पढ्न। रसिया गएँ म। लगभग 10 वर्ष नै भनौँ, 9 देखि 10 वर्ष। रसिया जाने क्रममा 1 वर्ष त लगभग भाषा नै सिक्नु पर्यो। त्यसपछि मास्टरमै एडमिसन गरेँ मैले, किनभने यहाँको पढाइले मलाई चित्त बुझिसकेको, धोको पुरा भएको थिएन। अनि मैले त्यहाँ गरेँ। त्यसपछि रसियाले नै मलाई जर्मनी पठायो एक्सचेन्ज प्रोग्रामको लागि। 1 सेमेस्टर म जान पाएँ। र रसिया एक त नेपालबाट जाँदा फरक पाएँ, रसियाबाट जर्मनी जाँदा त म त अझ यस्तो युनिभर्सिटीमा पढ्न पाउँदा कति गर्वान्वित भएँ होइन। टेक्निक युनिभर्सिटी अफ म्युनिक थियो। अनि त्यसपछि फेरि ब्याक टु रसिया नै गएँ, आफ्नो सर्टेन सकाएर। मास्टर राम्रो गरेँ, बेस्ट ग्रेजुएट अवार्ड पनि पायो। त्यसपछि चाहिँ पिएचडीको लागि अझ तृष्णा जाग्यो। मतलब भित्रको भोक अझै मर्या थिएन। किन भन्दाखेरि यहाँ मैले जुन थेसिस गरेको थिएँ र त्यहाँ जुन थेसिस गरेँ, त्यो थेसिसले चाहिँ अझ यसलाई अगाडि बढाउन त्यहाँ चाहिँ रियल बेसमा मैले पढाइ गरेँ भन्ने महसुस भयो, प्र्याक्टिकल बेसमा। थेसिस भने के बुझिन्छ भने द ह्याप्पिनेस इन्डेड सिन्स आई स्टार्टेड। जुन दिनदेखि बच्चा थेसिस सुरु गर्यो त्यो दिनदेखि खुसी रहँदैन जबसम्म कम्प्लिट हुँदैन। अनि त्यो रिसर्च गर्ने चाहना बढ्यो। अनि सुरुमा चाहिँ सोचेँ 6 महिनामा यो मास्टरको थेसिस सकाउने टाइम पिरियड छ, अब पिएचडी त 2 वर्षमा म सकाइहाल्छु भन्ने थियो। तर जब पिएचडीमा इन्टर भयो त्यति इजी चाहिँ रहेन रहेछ। नयाँ नयाँ खोज गर्दा गर्दै समय लाग्यो। पिएचडीको थेसिस लेख्दै डिजर्टेसन गर्दा गर्दै त्यहाँको डिमान्ड त्यो बेला चाहिँ राइजिङ मोडमा थियो रसिया, र इन्टरनेसनल कोलाबोरेसनको मोड चलिरहेको थियो। र मलाई पनि भने इन्टरनेसनल प्रोफेसरहरूसँग तिमी अलाइन भएर पेपरहरू लेख्नुपर्छ। त इन्टरनेसनलमा नेपाल पनि पर्थ्यो रसियाको लागि र अरू कन्ट्री पर्थ्यो। र दिदी भिनाजु युएसमै हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले त्यहाँकै प्रोफेसरहरूलाई रिच गरेँ। त्यसपछि म रिसर्च गर्ने क्रममा युएस नै पुगेँ पेपर लेख्नलाई कोलाबोरेट भएर। त्यहाँबाट अझ राम्रो मेरो रिसर्च हुँदै गयो र म रसिया आए पनि उहाँहरूसँग आबद्ध भएर आफ्नो पिएचडी। र यो कुरा चाहिँ मेरो सधैँ रह्यो। स्कुल लेभलमा पनि पढेँ म गभर्मेन्ट स्कुल, गर्ल्स स्कुल, गभर्मेन्ट स्कुल। र कहिले अलिक फरक त हुन्छ प्राइभेट स्कुल र गभर्मेन्ट स्कुलको एजुकेसनमा। हाम्रो टिचर दक्ष हुन्छन् तर पढाउने चाहिँ त्यहाँ अलिक मेहनत गरेर प्राइभेटमा पढाउँछ। र साथी चाहिँ मेरो थियो प्राइभेटको पनि, उसँग सेयरिङ मोडमा हामी पढिरहन्थ्यो कहिलेकाहीँ ग्रुप स्टडी। र त्यो पढाइले पनि मेरो पढाइलाई उत्कृष्टता दिन्थ्यो। मेरो जुन ठाउँमा म पढिरहेको छु त्योभन्दा अलिक फरक ठाउँको पनि सेयरिङ पाएँ र त्यसले मेरो पढाइलाई चाहिँ उत्कृष्टता दिइरह्यो सधैँ। र त्यसलाई चाहिँ म राम्रो मान्छु। त्यही भएर कहाँ पढेको भन्दा पनि कसरी पढिरहेको छौ भन्ने चाहिँ धेरै मायने राख्छ भन्ने चाहिँ मेरो सिद्धान्त हो। र त्यो चाहिँ चाहना विद्यार्थीमा आफै जाग्नुपर्छ। र अब पिएचडी सकियो, त्यसपछि म नेपाल आएँ। नेपाल आएपछि मलाई चाहिँ मनमै पहिल्यैदेखि थियो नेपाल फर्केँ भने चाहिँ म राष्ट्रिय योजना आयोगमा काम गर्न पाऊँ, एउटा विश थियो। त्यो साथीहरूले पनि कसैले सोद्धाखेरि म 2टा ठाउँ भन्थेँ त्यो बेला चाहिँ, एउटा राष्ट्रिय योजना आयोग कि त मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्समा काम गर्नु। किनभने मैले त्यो एफडिआईमा पिएचडी गरेँ र त्यो लागु हुनु पर्यो र अर्थशास्त्री पनि भएको नाताले यो 2 ठाउँमा चाहिँ म
राम्रो आफ्नो सर्भ गर्न सक्छु, देशको लागि पनि केही राम्रो हुन सक्छ भन्ने धारणा बोकेँ र त्यही क्रममा एज अ विस जस्तो लाग्यो कि पुरा भयो होइन। म राष्ट्रिय योजना आयोगमा काम गर्ने मौका पाएँ। त्यसपछि अझ चाहना भयो मेम्बर र अब फर्दर पदाधिकारीको, अनि प्रदेशमा पनि ठाउँ छ भन्ने यही मलाई एउटा बोल्न दिइरहनु भएको छैन, बुझ्नुको घरमा कति गाह्रो होला। उहाँले मेरो स्टोरी ब्रेक नहोस् भनेर हो कि। हर आदमीको त्यही, म पनि त्यही ठाउँमा छु। डाक्टर साहब तपाईँ बताउनुहोस्, उहाँसँग कहाँ ठोकिनु हो, कसरी ठोकिनु हो र यो माहौलमा कहीँ ठोकेको देख्नु भएको छैन, त्यही भएर। यस्तो उहाँको जुन स्टोरी छ नि त्योभन्दा म ठ्याक्क रिभर्स थिएँ। त्यस कारणले भेट त हाम्रो हुन्थ्यो कहाँ, रसियामा, अमेरिकामा, नेपालमै, काठमाडौँमै। तर कहिले पनि फेरि उहाँको दिदीको बिहे पनि हाम्रै गाउँमा थियो। तर कहिले पनि यो भएन कि सी वुड बी माई लाइफ पार्टनर, यस्तो चाहिँ कहिले पनि फिलिङ्स आएन। किन भित्र घन्टी सन्टी के बाजेन, यस्तो घन्टी सन्टी केही पनि बज्ने। अलि जसरी उहाँको थियो नि कि साइन्स पढ्ने, मेरो थियो कमर्स पढ्ने। साइन्स पढ्दै नपढ्ने विषय हो, एकदम ठुलो सिइओ बन्छु भन्ने टाइपको ड्रिम भएको मान्छे। ह्यान्डराइटिङ पुवर भएर म साइन्सतिर गएँ। एसएलसी पास गरेँ अनि टिचरकोमा गएँ, भन्छ तुम एकाउन्ट नहीं पढ्न। उहाँहरूले कमर्स भनेको एकाउन्ट बुझ्नुहुन्थ्यो। क्यों सर? अरे तुम्हारा ह्यान्डराइटिङ, हाम्रोतिर स्कुल तराईको स्कुलमा टिचरहरू प्राय हिन्दीमै बोल्नुहुन्छ। हैंडराइटिंग नहीं होता। हाँ, तुम्हारा हैंडराइटिंग इतना पुअर है, तुम अकाउंटेंट अगर बन भी जाओगे तो अच्छा अकाउंटेंट नहीं होगे। क्यों? तो तुम्हारा हैंडराइटिंग कोई समझेगा नहीं। अभी लगता है कि सर हमको मिसगाइड किए, हैंडराइटिंग का तो अकाउंटिंग में कोई ज़रूरी ही नहीं है। टेक्नोलॉजी इतना चेंज हो गया, सब कंप्यूटर से हो रहा है, तो हैंडराइटिंग का ज़रूरी कहाँ है। लेकिन सर उस समय वो मिसगाइड किए, तो फोर्सफुली आईएससी किए। तो हम तो साइंस में चले गए, तो इनसे तो कोई इंटरेक्शन होने की बात रही नहीं। जब ये योजना आयोग में आए वहाँ पे, तो हम उस समय शिक्षा मंत्रालय में थे। तो शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय में हम थे, वहाँ थे। तो उस समय ऐसा कैजुअल रिसर्च के हिसाब से कैजुअल। तो इनके ऊपर भी रिसर्च किए कि नहीं? कुछ बहुत ज्यादा किए हैं, फिर आगे बढ़े हैं। मतलब ब्लाइंड नहीं खेल रहे, ब्लाइंड नहीं थे। पहली नजर में दिल नहीं आया, समय लगा है ना। पहले पेपरे पढ़े हैं, बाद में चेहरा देखे। इनको मेरा एक आर्टिकल बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, हाँ। अभी तक हम दोनों में यही चलता है कि पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट तुम भेजो कि हम भेजें। अभी तक लेकिन डिसाइड यही भेजे थे। नहीं, लेकिन हमको एक्सेप्ट याद किया नहीं। मैंने इनका एक भेजे ये फ्रेंड रिक्वेस्ट। कौन है पता नहीं, जानते नहीं है तो कैसे एक्सेप्ट करेंगे। फिर एक दिन हुआ, देखे रिसर्च का कुछ इंटरेस्टिंग बात उधर रखा है, तब तो फ्रेंड बनने में क्वालिफाइड। हाँ, नहीं उसमें हम क्या इनको ये भूल गए हैं क्या, हमारा ट्रैफिक रूट का जो जितना भी एक्सीडेंट हो रहा है उसमें टैक्स बहुत बड़ा रीजन है। गवर्नमेंट टैक्स इतना ले लेता है कि गाड़ी का मेंटेनेंस हो नहीं पाता है, गरीब लोग गाड़ी खरीद लेता है, इसीलिए एक्सीडेंट ज़्यादा होता है। ये लाइन था वहाँ पे। तो ये मुझसे ये वेरिफिकेशन के लिए, क्या ये सही बात है? अगर टैक्स घटा दे तो गाड़ी का मेंटेनेंस बढ़ जाएगा, एक्सीडेंट रेट घट जाएगा। मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा, थोड़ा हाँ आउट ऑफ बॉक्स का सोच लगा, तो चलो ये थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। उनका सही है। मेरे एक जना साथी ट्रक एक्सीडेंट भयो, त्यो ट्रकमा मेरो माल थियो। मैले तेरो इन्स्योरेन्स त होला नि, मैले इन्स्योरेन्स को डिप्रिसिएसन हुँदा हुँदै इन्स्योरेन्स कभरेज यति रहन्छ, फेरि सेल्वेज काट्छ र तर प्रिमियम मैले पुरा तिर्नु पर्ने। त्यो भन्दा राम्रो इन्स्योरेन्स नै छोड दिए। त्यो कुरो सही है, एकदम सही बोल रहा है। तो हम लोगों का मुलाकात वैसे हुआ। फिर ये रिसर्च इंटरेस्ट वगैरह, अब आजकल तो सब कुछ मिल जाता है ना गूगल में। रिसर्च गेट सर्च किए, गूगल स्कॉलर देखे और देखे, तो हमसे इंटरेस्ट पूछे। तो हालांकि ये साइंस से थोड़ा मैनेजमेंट में भी आ गए हैं, इंटरेस्ट मिल गया दोनों का पेपर लिखने तो का। हम इनको एक प्रोजेक्ट देने के लिए गए। अच्छा, गिफ्ट? हाँ नहीं, हम इस हिसाब से कि ठीक है अभी आप फ्री है, टाइम है आपके पास, तो मेरा एक प्रोजेक्ट करो। एज ए हमको टीम मेंबर चाहिए था कुछ, तो इकोनॉमिस्ट चाहिए। अच्छा तो चलो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड का है, इकोनोमेट्री। और चूंकि मधेसी वोमेन है तो थोड़ा कम पैसे लेगी, इस हिसाब से हम इनको देखिए उस प्रोजेक्ट में लेके गए थे। लेकिन जब व्यापारी आदमी ब्लड में ही है, भले साइंस बैकग्राउंड के रहे होंगे। लेकिन जैसे इनके पास पहुंचे तो पता चला ये तो मुझसे ज्यादा इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है। ये क्या कहे, नहीं यहाँ नहीं वहाँ बैठते हैं।
वहाँ गए, थोड़ा महंगा में ले हाँ, गए। थोड़ा महंगा में लेके गए। वहाँ ले जाने के बाद में डाइवर्ट हो गए हम लोग, रिसर्च छूट गया और सर्च होना शुरू हो गया। तो सर्च होते होते कहीं और पहुँच गए हम लोग। मतलब क्या लग रहा है, आप सही जगह पहुंचे या गड़बड़ रह गया डिसीजन? दिल का दर्द बाहर आता है क्या अभी? ये गलत जगह पे तो नहीं है, लेकिन ये होता है कि थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है क्या, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए क्या, ये एक रहता है कि कंट्रोल थोड़ा ज़्यादा है। हाँ, ये भी है, मेरे लिए ही कंट्रोल है वो भी मालूम है, लेकिन कंट्रोलिंग है थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव। मियां बीवी में जब किसी बात से अनबन होता है, अल्टीमेटली सरेंडर कौन करते हैं वो पहले? तो हम करते हैं, आप सही बोल रहे हैं क्या ये? तो ज़्यादातर हम नहीं करते। करना ही पड़ेगा। नहीं मतलब वुमेन को हमेशा प्रेज करना क्योंकि ऐसा है चाहिए। ना, मेरे घर वाले भी सब इसी का वोटर है। अगर हमारे घर में वोट हो, कहानी घर घर की है। क्या कॉन्सेप्ट क्या रहता है, अपने घर को छोड़ के आई है, तुम ऐसे करोगे, तो उस समय इमोशनल बेनिफिट मिल जाता है लेडीज को। हाँ, वास्तव में है भी। अच्छा, एक बात बता, इनका संघर्ष का स्टोरी सुनिए। स्ट्रगल आपने भी किया, हमने भी मालूम किया। ऐसा कोई स्ट्रगल का एक टर्निंग पॉइंट, जो बोलते हैं ना हैमरिंग पॉइंट, जो याद करते हैं, आहा वो स्ट्रगल आज भी याद आता है तो आँख पानी भर जाता है, कोई उसका चर्चा करना चाहेंगे इंसिडेंट का? तो मेरा ऑलमोस्ट देखिए, हमारा एक तो चीज़, हम क्या अपने आप को लकी फील करते हैं, जैसे ये सबसे छोटे हैं घर में, हम भी सबसे छोटे हैं, तो हम अपने भाई लोगों के प्रति ना बहुत क्या कहते हैं लॉयल हैं, इसलिए कि उन्हीं के वजह से। और हमारे भाई जी हमको, चलो तुम MBBS पढ़ना पहले बोले, हम एंट्रांस दिए, फेल हो गया, 4 नंबर से स्कॉलरशिप नहीं मिला, पास लिस्ट में थे, तो वो बोले कि फिर भी हम पैसे तीर के पढ़ा लेंगे। नहीं नहीं नहीं, हम नाम निकाल लेंगे। उनको बूस्टिंग किए, वो क्या टाइम क्यों खर्च करोगे, फिर BSc में एडमिशन करा लो, नाम निकल जाएगा तो पढ़ लेना। BSc में भी एडमिशन करा लिए, BSc चल रहा था, इधर एंट्रांस फिर नहीं निकाले, 14 नंबर से छूट गया। अब उनको समझ में आ गया था कि लड़का ट्रैक से बाहर जा रहा है, वो कजाकिस्तान भेजने के लिए पूरा पैसा वैसा सब बंदोबस्त करके बड़े भाई साहब तैयार हो गए। हम कहे जाएंगे भी, तैयार भी हुए, तो लेकिन गांव जाएंगे, थोड़ा घूम के आएंगे तब जाएंगे। गांव आए, अभी टीचर का नाम नहीं लेंगे ना, तो अभी भी मेरा भाई जाके उसको मार देगा, खुनस निकाल लेगा। वो टीचर क्या बोला, देखो तुम वहाँ जाओगे 1 करोड़ लगेगा, तब तुम डॉक्टर बन के आओगे। आजकल छोटा मोटा डॉक्टर को, विदेशी डॉक्टर को डॉक्टर कहाँ मानता है, तुम कमाओगे कितना, हमको तो और बिजनेस माइंड सेट कैलकुलेट करके देखना। हाँ सर सही बोल रहे हैं। अब चूंकि पैसा खर्चा हो गया है, एजेंसी को दिया गया है, अब हम बोलेंगे नहीं जाएंगे तो बहुत मार पड़ेगी, तो भाभी को बोले कि हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो बोले लेकिन भैया को कैसे बोले, वो आप समझिए। तो क्या बोले कि इनका नाम फिजियोथेरापी में निकल गया, बसई रोड में, मुंबई के बसई रोड में निकल गया, वहाँ पर ये पढ़ेंगे तो ठीक है, फिजियोथेरापी ही पढ़ लो। वहाँ पे भी कजाकिस्तान कैंसिल, कजाकिस्तान कैंसिल, वहाँ पे भी 2-4 सुने, लेकिन उतना नहीं सुने। जब वहाँ पढ़ने गए तो दूसरे दिन दिख रहा है कि प्रैक्टिकल के नाम पर क्या हो रहा है, तो एक मोटा भैंसा जैसा आदमी पड़ा हुआ है, उसको बोल रहा है मसाज करेंगे। ये तो मेरे गाँव में, आई कैन इमेजिन, ये तो मेरे गाँव में छोटे कास्ट के लोग करते हैं, जो मेरा 100 रुपए में, हाँ, ये हमसे मालिश करवा रहा है, नहीं ये तो हमसे नहीं होगा। अब ये भी नहीं पढ़ेंगे। आए कहे हम BSc को 1 साल बाकी है तो कंप्लीट कर लेते हैं, आगे देखेंगे क्या करेंगे। तब तक 75,000 इंडियन करेंसी वो पे कर दिए थे। अब पैसा रिटर्न नहीं होगा, इंस्टीट्यूट जब प्रेशर हाई होता गया, अब वो एकदम 15-20 दिन तक बोले भी नहीं क्या ये खत्म है करके। एक तो फादर पैसा नहीं दे रहा है, ब्रदर पैसा दे, क्योंकि फादर को माओवादी के अटैक के समय में गोली वोली लग गया था, तो थोड़ा पैसिव हो गए। उसके बाद से काम करते हैं, लेकिन अभी भी उनके एक साइड में गोली है ही, माओवादी के अटैक घर में ही हुआ था। उस समय ये फील होता था मुझे, शायद मेरा फादर अगर ओके रहते तो इनके जैसे नहीं करते हो। तो हम एक किस्म से अपने भाई को ही अपने एनिमी की तरह, दुश्मन की तरह ट्रीट करते जा रहे थे। लेकिन उनमें इतना सहने का क्षमता है, काश उसका 10% भी मुझ में होता। जिस आदमी का सैलरी बहुत कम था उस समय उनका, फिर भी मेरा हर ख्वाहिश पूरा कर रहे हैं, और उसी को हम, ये मेरा एंटी पार्टी है, ये मुझे अपने हिसाब से चलने नहीं दे रहे हैं, सोच रहे थे। लेकिन फिर भी अब हम जिद किए तो कुछ करेंगे नहीं।
उस समय ये होता था कि काश फादर मेरा अगर फंडर होते तो ये मेरी दुर्दशा नहीं होती। तो हम रोज का रोज, एक दिन नहीं, रोज का रोज थोड़ा सा ब्रदर को विलेन के टाइप में लेते थे, जबकि वो बहुत सपोर्टिव आदमी थे, बिल्कुल डिवोटी थे। तो ज्यादा हट किया उस समय के। अब आते हैं यंग जनरेशन के ऊपर। आई एम 60 राइट नाउ, तो आप लोग हमसे एक आध साल कम होंगे। तो अभी हम जो देख रहे हैं जनरेशन, मेरे रिलेशन में, मेरे फैमिली के बच्चों में देख रहे हैं, उन लोग का सोसाइटी श्रिंक हो रहा है। बच्चों का गैजेट का दुनिया आ गया, कोई सॉफ्टवेयर बेस्ड, मोस्टली सॉफ्टवेयर बेस्ड ही है, कंप्यूटर है या लैपटॉप है या मोबाइल है। तो मार्केटिंग भी आज के दिन में सारा आपका सॉफ्ट मार्केटिंग होने लग गया, ऑनलाइन होने लग गया। तो मैं जिस संसार में जन्मा, वो संसार और आज का संसार, भविष्य का संसार देख के डर लगता है कि होते होते हम रिलेटिव्स भूल रहे हैं, फ्रेंड जो पहले होता था, हुड़दंगबाजी भूल रहे हैं, आउटडोर हमारा खेलकूद भूल रहे हैं, बुक रीडिंग का हैबिट खत्म हो गया। पहले आर्ट्स में, कल्चर में, ड्रामा में, स्पोर्ट्स में अनेक होता था ना, इन्वॉल्वमेंट होता था, वो घट रहा दिन के दिन। आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, आप दोनों में से जैसे जो आप लोग का राय बंद, क्या ऑब्जर्वेशन है? मेरा भय मतलब सच है या गलत है, क्या करना चाहिए इसमें? जापानीज लिटरेचर के हिसाब से भी अभी जो टाइम चल रहा है, इस सोसाइटी 5.0 है। इस सोसाइटी में वैसे भी हमारे हिंदू कल्चर में भी इसको कल युग बोलते हैं। कल मीन्स मशीन, मशीन का युग है। अच्छा। तो लोगों पूरा ढंग से, ये तो हमको लगता है जो हमारा लिटरेचर काफी रिच है, किस समय लिखा, लेकिन कलयुग वर्डता आया तो मशीन का टाइम है। तो अभी ह्यूमन को ह्यूमन पे ट्रस्ट नहीं होकर के मशीन पे ज्यादा ट्रस्ट है, जो कि खुद बनाया है, उसने खुद बनाया है। अब ये सोसाइटी 5.0 में क्या होगा कि इंसान सब अपने आप को लीडर समझेंगे, जो जेन जी के आंदोलन में भी दिख गया। सब लीडर है, कोई फॉलोअर नहीं है, सब ज्ञानी है। तो कोई किसी को फॉलो नहीं करेगा। तो जब दूसरे को फॉलो नहीं करेगा, सब अपने में ही लीडर रहेगा। सबको क्या होगा, मैं अच्छा दिखने के लिए और बेटर कैसे करूं, इसका रहेगा उसको खुद में। उसका कुछ दिखने का अवशेष मिल जाएगा आपको। जैसे +2 में जो पढ़ रहे बच्चे, उसको देखिए, आज यहाँ टैटू लगा रहा है, कल यहाँ टैटू लगा रहा है, दूसरे दिन यहाँ टैटू लगा के, बच्चे यहाँ पे टैटू था तो तुम्हारा यहाँ कब सर गया, और क्यों सारे, यहाँ पे अच्छा नहीं लगा तो यहाँ कर दिए। आज हेयर स्टाइल ऐसा रहेगा, आप एक ही हेयर स्टाइल में 20 साल बिता लिए होंगे, बाल बाना ही छूट जाता था। और वो लोग बच्चे हर 6 महीना में अपना हेयर स्टाइल भी चेंज कर रहे हैं। ये सब क्या, उन लोग को अपने शरीर पे भी डिससेटिस्फेक्शन शुरू हो गया है। अच्छा। हाँ, ये एक सोसाइटी 5.0 का सिंड्रोम है कि सब अपने से भी डिससेटिस्फाई रहेंगे। तो ज़्यादा मतलब डिससेटिस्फेक्शन के कारण से एक किस्म के डिप्रेस सोसाइटी का कंस्ट्रक्शन होते जा रहा है। ऐसे में एक आर्गुमेंटेड टेक्नोलॉजी है जिस तहत उन लोग की एक ट्रीटमेंट ही कैसा होगा, जैसे मुझे बात करना है ऐसे लोगों से जो मेरा सुने, क्योंकि बीवी तो मेरी सुनेगी नहीं। खैर बीवी तो उस टाइम में भी नहीं सुनती थी, कम से कम बच्चे तो सुनते थे, अब वो भी नहीं सुनेंगे। मित्र में भी ये वाइज मित्र है मान लिया तो सुना करते हैं आज भी। जैसे मेरे कुछ मित्र हैं, अगर हम उनको बोल दे कि ये जेन जी का आंदोलन सही है तो सब हाँ सही है कहेंगे, गलत है तो सब गलत है कहेंगे। आज भी उस तरह के मित्र हैं मेरे, जो सही और गलत मेरे ट्रस्ट के ऊपर छोड़ दिए। लेकिन अब ऐसे मित्र तो मिलेंगे नहीं नए जनरेशन में। तो लोग क्या करेंगे, अपने हिसाब से अपने इमेजिनरी अपना अलग अलग बॉडी प्रोड्यूस करेंगे। तो चलो हमारा एक इमेज ऐसा है जो मेरे बात को माने, और मशीन उसका बात सुनेगा, उसी में वो सेटिस्फेक्शन ढूंढेगा। इस तरह के यूनिवर्स हम क्रिएट कर रहे हैं। डरावना है या कि कोई ऐसा कुछ डर नहीं? डर तो है, डर बायोलॉजिकल वर्सेस मशीन, ये मशीन ह्यूमन बीइंग के बीच में अच्छा से वार चलेगा। हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। जिस तरह अभी मतलब लीडरों पर हुआ है ना जेन जी का प्रभाव, उसी तरह वो बाद में एआई मनुष्य को कर सकता है क्या? हाँ, एआई वर्सेस ह्यूमन बीइंग का लड़ाई चलेगा। अभी हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जापानीज साइंटिस्ट के साथ में। एक नेपलीज है जो वहाँ पे है, तो उन्होंने कड़ी जोड़ा हम लोग के बीच में। मंडला वेब ऑपरेशन 3.0 करके, उसका एक कॉपीराइट सुरक्षित है, दूसरे कॉपीराइट हम लोग अप्लाई किए हैं, और प्रोजेक्ट काफ़ी लंबा जाएगा। उसमें जैसे आज के डेट में है ना कि वेब 2.0 में हम लोग, इसमें क्या है, आपका गूगल फेसबुक सब कहीं ना कहीं कंट्रोल है, कंपनी है उसके रूल से चलता। अब वो नहीं रहेगा,
हर इंडिविजुअल का अपना एक अलग यूनिवर्स रहेगा। हाँ, अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि प्रज्ञानमसि जो उपनिषद की है, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो सबका अपना अलग अलग यूनिवर्स रहेगा। सब क्लाउड बना रहा है अपना। अपना अपना क्लाउड में सब मस्त रहेगा, जो एक को दूसरे से मतलब ही नहीं होगा। इंडिविजुअलिज्म पूरा 100% आने के बाद वेब 3.0 में दिख जाएगा कि ये है। मैडम से पूछते हैं, युवा लोग का एक ऐसा समाज भी है, जो तबका भी है, जो बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन में दिख रहा है आपके सामने, डिप्रेस्ड है, या उनको भविष्य के प्रति बहुत आश्वासन नहीं है। कई कारण हो सकता है, और वो युवाओं को देखते हैं तो ये लगता है अरे यार ये क्या है एक सोसाइटी, किसको दोषी माने किसको नहीं माने, वो अपने आप में एक बहुत बहस का मुद्दा है। बट वो बच्चा हमारे घर में भी हो सकता है, आपके घर में भी हो सकता है। बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल गार्जियन हम लोग को बहुत कुछ सोचना चाहिए, बहुत कुछ सोच रहे होंगे, बहुत कुछ छूट रहा होगा। बट आई नीड योर सजेशन, एडवाइस इन दिस रिगार्ड। आप अभिभावक को क्या कहना चाहेंगी, अपने बच्चों को कैसे वो अपना हैंडल करे, ताकि फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन या वो नेगेटिविटी में नहीं जाए, टॉक्सिकेटेड उनका थॉट ना हो। आपका क्या इनपुट्स रहेगा अभिभावक के लिए? अभिभावक के लिए तो सबसे पहले अभी का जो सोसाइटी है ना, पहले का सोसाइटी में थोड़ा सा परिवर्तन जरूरी है। जो खेलने जाते थे ग्राउंड में, खेल के थोड़ा थोड़ा लड़के भी आते थे, लेकिन उससे भी कुछ सीख पाते थे। और अभी जो बेटी से हम टाइम दे रहे हैं सन सिटी में, वहाँ पे एक लाइब्रेरी है, मुझे इम्प्रेसिव लगा वो चीज़। और बेटी स्टोरी बुक पढ़ के तैयार करके वो प्रेजेंट करेगी, उसमें उसको हेल्प चाहिए था तो वो हेल्प करके दिए। और कभी कभी उसको हो रहा था कि एग्ज़ाम है, मैं कर पाऊंगी कि नहीं, मैं छोड़ दूंगी, ऐसा निराशता भी आ रहा था। लेकिन मैंने बोला नहीं बेटा, ये छोड़ना नहीं, ये आदत होगा तुमको पढ़ना और पढ़ के तैयारी करना। तुम स्टोरी बुक पढ़ने का ये एक मोटिवेशन है, तुमको जगह मिला है। तो ये करने से सोसाइटी अपना अपना कम्युनिटी में अगर करेगा, अभिभावक एक्स्ट्रा स्कूल के बुक के साथ साथ एक्स्ट्रा चीज़ में भी थोड़ा इन्वॉल्व कराएगा, तब तो बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। जैसे बहुत सारी जगह तो डांस का एक है, लेकिन सोसाइटी में भी आपका कितना बच्चे हैं अपने अड़ोस पड़ोस में, सबके साथ एक बार खिलाना, पढ़ाना, एंजॉय कराना, वो भी बहुत ज़रूरी है, मेरा ये मानना है। और ऑफ कोर्स टीवी टेलीविज़न देख रहे हो तो साथ में देखो देखते भी हो तो आप अपने अपने सुनते थे। आज तो हम जो पढ़ाने जा रहे हैं, बच्चा पहले से देख के बैठा हुआ है। जैसे ही लेक्चर शुरू करेंगे तो एक बार मोबाइल में वो देखेगा, ये तो अच्छा है, यहाँ पे चलो यहाँ पे सो लेते हैं या खेल लेते हैं या कुछ कर लेते हैं या मोबाइल ही देख लेते हैं, ये तो जब चाहे तब पढ़ लेंगे, ऐसा है। हम लोग को क्या प्रेशर हो गया, जो नए कंटेंट कहाँ से लाए, एक चीज ढूंढते हैं तो 100 चीज मिल रहा है। नॉइज ऑफ इन्फॉर्मेशन की टाइम है। उस नॉइज ऑफ इन्फॉर्मेशन में से मेरे बच्चे के लिए वैलिड इन्फॉर्मेशन क्या है, वो हम तैयार करते हैं रात भर लग करके। क्लास में जाते हैं तो उसको लगता है ये भी गूगल में है, ये भी गूगल में है, तो इन बुढ़ऊ का क्यों सुने। ये थोड़ा सा हम लोग को प्रोफेशन के लिए चाहिए। वो जज करने लग जाएंगे, इनका तो गूगल और इनसे कंपेयर कर रहे हैं तो इनका तो फर्क आ रहा है। ये हम लोग के लिए एक प्रोफेशनल डेंजर आ गया है। तो इसके लिए अभी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन सबको ही अपने में चेंज लाना होगा, क्योंकि देखिए पेरेंट अब इतने व्यस्त हो गए हैं जो वो चाह करके भी बच्चे को उस तरह के टाइम नहीं दे सकते हैं जैसे हमारे पेरेंट थे। हाँ, फुल टाइम हमारे पेरेंट हमारे क्या थे कि दादाजी लोग पूरे फ्री में बैठते थे, उनका काम ही था कभी बच्चे के लेकर के उसके एडवोकेसी में अपने बेटे को गाली दे, कभी बहू को डांटे, बच्चे की एडवोकेसी करे। तो हम लोग को क्या लगता है, एक प्रोटेक्शन है, दादाजी है तो आज कुछ भी फोड़ दो, दादी है तो क्या हमको हिला सकता है। लेकिन ये तो हो नहीं पा रहा है। अभी वर्किंग एज काफ़ी बढ़ गया है, 80 साल तक लोग काम ही कर रहे हैं, तो पोते के साथ खेलेंगे कब, तो वो ड्यूरेशन मिस हो गया। और बच्चे को मोबाइल से पढ़ने में एक एडोलेसेंस का जो टाइम था ना पहले, जो धीरे धीरे सीखने का, वो खत्म हो गया। कोई इंक्वायरी आया, एक बार गूगल सर्च किया, सीधा मिल जाता है। तो कोहेसिवनेस, सोशल इन्वेस्टमेंट कम हो गया। जो सोशल इन्वेस्टमेंट लोगों का है वही सोसाइटी का कम हो गया। तो सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरी है एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को कि ये लिबरल आर्ट्स के मैकेनिज्म हर फील्ड में लगाए, कि बच्चा और टीचर साथ में करके देखे। और
स्टूडेंट्स को ये फील होना चाहिए कि मेरा टीचर ये कर सकता है। लेकिन आज के बच्चे को ये होता है मेरा टीचर ये बोल सकता है लेकिन कर नहीं सकता है। ठीक बोल रहा है। वो जो पहले कहता था ना, गुरु करे सो ना कर, कहे सो कर, सो ही बात है। ठीक बोल रहे हैं, ये साइकोलॉजी है बच्चों। अरे ये तो रटनता मारे हुए हैं, ये तो हमारे टीचर हैं, बस ठीक है, रटनता मारे हमको पढ़ा रहे हैं, इसमें कौन सा नया बात है। ठीक बात बोल रहे हैं। इसीलिए रिसर्च बेस्ड भी अब पढ़ाई लागू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप रिसर्च कुछ लिख बेस्ड के से ज्यादा भी मैं तो ये कहूंगा हाँ। प्रोजेक्ट बेस्ड, कि साथ में करके दिखाए। हाँ। जैसे ये माइक्रोफोन के बारे में हम पढ़ा रहे हैं, तो हम माइक्रोफोन उसको खोल के चला के बना के दिखाए, तब बच्चों में कॉन्फिडेंस होता है। अच्छा सर, इनको प्रैक्टिकल भी मालूम है। देखिए वो जो गाड़ी चलाने को सिखाता है उसके प्रति बच्चे को देखिएगा तो बहुत डेडिकेटेड है। अगर 18 साल के बच्चे को ले जाए ट्रेनिंग सेंटर में, तुम सीखो, तो उस टीचर से इसका बड़ा अच्छा कनेक्शन हो जाता है। कभी कभी लगता है ये बच्चा कहीं ड्राइवर न बन जाए, क्योंकि इससे ज़्यादा क्लोज हो गया है, इसका तो ड्राइविंग में ही इंटरेस्ट है। क्या करें, स्कूल में इतना दिन 18 साल पढ़ा है, कभी टीचर के साथ कनेक्शन नहीं हुआ, तो हुआ क्यों? तो वो करके दिखाता है। ये तो कह के सुनाते हैं, तो कह के सुनाने वाले से रिलेशन ही नहीं बन पाता। मैकेनिज्म चेंज करने का समय है। अच्छा, एक बहुत नितांत क्वेश्चन, व्यक्तिगत क्वेश्चन, हम लोग लास्ट में भी हैं। भयानक तकलीफ होता है मन में किसी कारण से, किसी भी कारण से अंदर से ऐसे चुभता है यार, ये भी कोई चीज नहीं, तो क्या करते हैं आप लोग? दुखी ही हो जाते हैं तो गाना सुनते हैं, आउटिंग में निकल जाते हैं या सो जाते हैं? फ्रेश एयर में जाते हैं, वॉक कर लेते हैं। आप क्या करते हैं? हम लिखना शुरू कर देते हैं। जब पूरा एंगर में आए तो हम लिखना शुरू करते हैं, फिर कंफ्यूज होते हैं, फिर किताब पढ़ने लगते हैं, भूल ही जाते। इस वजह से ना मेरे कारण से बहुत सारे लोगों को कभी कभी टेंशन होता है, कभी कभी ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स कहीं कहीं क्या होता है, जो हम कुछ बोल दिए तो वो लोग दिन भर सोचते रहते हैं कि उसने ये कहा, और हम भूल गए रहते हैं कि हम जो बोले हैं वो तो उस समय की बात है, पॉइंट ऑफ टाइम निकल गया सो निकल गया। अब गाड़ी दूसरे दिन जब उस पटरी पे आएगी तब डिस्कस करेंगे, तब तक अपना लिखते रहते हैं। जैसे अभी रिसेंट एक इस तरह का इंसिडेंट हुआ था, उस दिन आए तो क्या हुआ, अब एडिटोरियल लिखना है, काम तो है, प्रेशर तो है, अच्छा ठीक है क्या चीज़ में लिखे, तो उस दिन जो कन्फ्लिक्ट हुआ वो मेरे लिए एक टॉपिक मिल गया, चलो जॉब बर्नआउट में लिख देते हैं, क्योंकि आज वही सिचुएशन है। ये साइनिसिज्म, ऑर्गेनाइजेशनल साइनिसिज्म है कि एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये फीलिंग होता है, तो उस समय एम्प्लॉय कैसा बिहेव करता है इसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए। तो बस अब उससे रिलेटेड साइकोलॉजी के बुक सब देखने लगे, हम अपना प्रॉब्लम भूल गए, दुनिया के प्रॉब्लम में चले गए। उसके बाद तो भूख लग गई जोर से, फिर खाने में आ गए। और दूसरे को प्रॉब्लम ज्यादा है तो अपने थोड़ा कम हाँ। लगने लग जाता है। अच्छा एक बात बताइए, भयानक खुशी होता होगा ना कभी तो मन, तो आप क्या करते हैं? भयानक खुशी होता है तो अच्छा खाना बनाती हैं या कुछ ऐसा कुछ करते हैं कि वो मैसेज जाए, या फिल्म देखने निकल जाते हैं या गुनगुनाते हैं? आप क्या करते हैं? फिल्म तो अभी तक एक साथ देखे भी नहीं। ओहो। क्योंकि रिसर्च पेपर में ही हम लोगों का एंजॉयमेंट थोड़ा बहुत तो हो आप जाता खुश है। होती हैं तो फिर रिसर्च पेपर नहीं ही नहीं लिखने लग खुश होते तो थोड़ा गाना भी गाते, थोड़ा रोमांटिक मूड में भी जाते हैं, और फिर कहीं खाना भी अच्छा बन जाता है। लेकिन कभी कभी हम लोगों का तो रस इतना रहता है कि खाना बनाने के लिए भी ओकेजन ही मिलता है। कभी इनको खुश होया हुआ देखे हैं? ईमानदारी से बताइए। नहीं, ये खुश होते हैं, ये बच्चा बन जाती है। हाँ, खुश होती है तो डिमांड 2-4 रख देती है, मालूम है इसमें से कुछ पूरा होने वाला नहीं है, लेकिन अगर अभी नो कह देंगे तो अभी फिर मूड चेंज हो जाएगा। हाँ ठीक है, डेडलाइन दे दीजिए। हम तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का स्टूडेंट है, शेड्यूल बनाना जानते हैं, एक शेड्यूल दे देते हैं, बस देख लिए ना। चालाकी निकालते। जानती कर्मचारी यही करते हैं अपने मंत्रियों के। हाँ। अच्छा मैडम एक बात बताइए, जैसे सर ने बोला अपने बड़े भाई साहब का नाम लिया, तो मैं समझ रहा हूँ इनके अंदर में एक बोलते हैं ना आदर्श पात्र, बड़े भाई साहब अंदर तक बैठे हुए आपका बात करते हैं, तो माता पिता तो सब फिंगरटिप्स में रहता है, मेरे रोल मॉडल है, गॉड फादर है, बट दोनों को हम लोग एक बार ऐसे रख दे क्योंकि ये तो बाई बर्थ ही रहेंगे। तो आप अपने जीवन में आदर्श पात्र किनको मानते हैं? मेरे सेकंड वाले जीजा जी हैं, अभी यूएस में रहते हैं, वो उनको मैं बहुत ज्यादा आदर्श पात्र मानती हूँ, अपने भैया को भी मानती हूँ। उन लोगों से मुझे मोटिवेशन बहुत ज्यादा मिला है और हमेशा सही का गाइड
करते हुए गए हैं। और जब मैं बाहर थी तो एक किस्म से मेरा उनका मुझे मेरे गार्जियन के रूप में मैं उनको देखती थी। मैम यहाँ से यूएस जाने में उन्होंने एडवोकेसी कर दिए कि हाँ जा सकते, तो हमारे सोसाइटी में महिला को अमेरिका, अरे ओकर बेटी अमेरिका जाई छे, न्यूज बन जाता था। तो उस समय माँ बाप हुआ और हमेशा सपोर्ट में रहे। वो भी दीदी है, भी थोड़ा दीदी भी थोड़ा मुझे एक बार ऐसे किसी वजह से डिप्रेस में थी तो द सीक्रेट बुक होता है वो मुझे गिफ्ट की थी और वो पढ़ो तुम हम माइंड का गेम है तो माइंड तुम्हारा ट्रैक में आएगा। तो पॉजिटिविटी का एक्सपीरियंस उस टाइम से मुझे होने लगा। तो अब हमारे अंजय सर से पूछते हैं, आने वाले 20 वर्षों में अपने आप को कहाँ खड़ा हुआ देखना चाहते हैं? पहले इसका स्टार्टिंग कर चुके होते, लेकिन समस्या क्या हुआ कि हम ब्राह्मण परिवार से हैं, तो पिताजी सख्त बिजनेस के विरोधी है। उनको क्या लगता है बिजनेस में जाने का हमारा राइट ही नहीं है। अच्छा। हाँ, तो बड़े वाले भाई साहब उसको ब्रेक किए। अभी वो अपना बिजनेस में आरएमसी के बिजनेस चलाते हैं। अब उस ट्रैक को हम पकड़ सकते हैं। मेरा यह है कि दो ही प्रॉब्लम है संसार में, ये मैं पहले भी कहा हूँ। दो प्रॉब्लम है, एक अधिक खाने से लोगों को प्रॉब्लम है, एक खाना के अभाव से प्रॉब्लम है, माल न्यूट्रिशन। तो या तो माल फंक्शनिंग या तो माल न्यूट्रिशन है, ओवर ईटिंग या लैक ऑफ ईटिंग वाली प्रॉब्लम है, न्यूट्रिशन वाली। तो ये दोनों का सोल्यूशन एग्रीकल्चर में है। तो एग्रीकल्चर को अगर हम सस्टेनेबल बना ले तो सोल्यूशन आएगा। तो हम एक फार्म स्कूल खोलना चाहते हैं। वाह, नया कॉन्सेप्ट हो। हाँ, जो फार्म स्कूल में हम पहले तो ऐसे बच्चे को लेंगे जो सबसे बदमाश हो। हमारे यहाँ गुड बॉयज आर नॉट अलाउड, ओनली बैड बॉयज आर अलाउड। हाँ, कहीं तो मिले स्पेस। हाँ, जो बैड बॉय जाएंगे उनको हम पहले साइकोलॉजी अप्लाई करके सिर्फ खाना और सुताना शुरू कर देंगे, दौड़ाना, खिलाना और सुताना। उससे क्या होगा, उनको आदत छूट जाएगा बदमाशी वाली। जब इतना दौड़ाएंगे जो थक जाएंगे, उसके ऊपर वार नहीं करेंगे, लेकिन जब थक जाएंगे तो फिर सो जाएंगे, थोड़ा बहुत करेंगे, धीरे धीरे उनको बदमाशी भूल जाएंगे, वो आदत भूल जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अब प्रोडक्टिव वे में उनको पढ़ाई से चिढ़ रहता है, लेकिन हर चीज़ से तो चिढ़ नहीं रहता है। तो उनके इंटरेस्ट के हिसाब से हमारे फार्म स्कूल में ट्रीटमेंट से लेकर के ऑर्गेनिक फार्म से लेकर के अलग अलग एक्सपेरिमेंट रिसर्च तक का एक कंप्लीट यूनिट रहेगा, जो नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट भी चलती रहेगी साथ में। इस तरह का एक स्कूल खोलना मेरा ड्रीम स्कूल। आज के पॉडकास्ट में 5, 7, 10 जो बुलेट पॉइंट हो, खासकर यंगस्टर्स को या आपके समकक्षी को, ये चीज करो, ये चीज से बचो, यदि बोलना चाहते हैं, मतलब सुखी जीवन के हिसाब से, तो क्या क्या बोलना चाहेंगे आप लोग? मैं पहला पॉइंट बोलता हूँ, मान्छे र माटो कहिले खराब हुँदैन। मान्छे, माटो र ज्ञान खराब नहुने भएकोले त्यो आर्जनमा समय खर्च गरिराख्नुहोस्। गुड र ब्याड छुट्याउँदै नछुट्याउनुहोस्। फ्रेन्ड गुन्डा छ भने पनि चाहियो, गुड बोय छ भने त चाहियो नै चाहियो। सो मान्छे, माटो र फ्रेन्डसिप ज्ञानमा कहिले पनि कम्प्रोमाइज नगरौँ। तपाईँ दोस्रो पोइन्ट सेकेन्ड आप? यो पोइन्ट मैले नै सुरुमा बोलेको थिएँ, कुनै बेला हाम्रो कमन डिस्कसनबाटै निस्केको पोइन्ट। आजदेखि मेरो पनि भयो ल। सेकेन्डमा जाउँ। सेकेन्डमा चाहिँ हामीले आदर गर्न बिर्सिनु हुने, रेस्पेक्ट छ हैन। रेस्पेक्ट सँगसँगै माया त आयो नै, तर आजकल चाहिँ रेस्पेक्ट वाला गुण चाहिँ एकदमै कम हुँदै गएको छ। मलाई रेस्पेक्ट चाहियो बट आई डोन्ट केयर यु, त्यो पनि छ, त्यो छ, तर आफूले चाहिँ गर्नुपर्ने भयो। आफूलाई आफ्नो पालोमा खोज्ने, दिने बेलामा नदिने, त्यो रेस्पेक्ट वाला चाहिँ कमी मैले देखेँ। म्युचुअल रेस्पेक्ट। म यो रिसर्चरहरूको लागि अहिले के भइसकेको छ भने, कहाँ पब्लिस गर्यो त्यो बहुतै भन्छ के, गर्दाको दुःख धेरै व्याख्या गर्छ सोसल मिडियामा। पिएचडी को डिफेन्स पछाडि यस्तो लामो लेख्छ, यसरी यसरी दुःख गरे, तर पत्ता के लगायो त्यो चाहिँ लेख्दो रहेनछ। सो म के फोकस गर्छु भने, कसरी गर्यो भन्दा पनि के पत्ता लगायो त्यसलाई फोकस गरौँ। त्यसको के छ, म्याटर के हो, आउटकम के हो।
कहाँ पब्लिस गर्यो त्यो केही मेरो लागि सेन्स राख्दैन के पब्लिस गर्यो त 10 वर्ष लगायो कि 20 वर्ष लगायो सो वाट के पायो वाट यु पब्लिस त्यसको लागि एकाउन्टेबल हुनु पर्यो भने मेरो फोकस रहन्छ जहिले पनि नट वेयर यु पब्लिसको नाउँमा धेरै पैसा बाहिर गइरहेको छ। अगाडि उहाँले एउटा भनेकै पोइन्टमा फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहे कि के पढ्यो भन्दा पनि कसरी पढ्यो त्यो बच्चाहरूले धेरै ध्यान दिनुपर्ने हो। के पढ्यो कहाँ पढ्यो त्यो त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, सबै ज्ञानको प्रयोग हुनेवाला छ। कसरी पढ्यो, हाउ मच नलेज दे आर डाइजेस्टिङ, कति कन्ज्युम गरिरहेछ त्यसको अर्थ छैन, डाइजेस्ट भएर उसकोमा कति गइरहेछ त्यति मात्र एप्लिकेसनमा आउँछ। हामी यति स्पेसलाइज पढाइदिइरहेका छौँ बहुत गहन कुरो हो कि उसकोमा नलेज डाइजेस्टै भइरहेछ नि, खाएर भोमिटिङ गरे जस्तो भइदियो। लाइब्रेरी भयो एक किसिमको नलेज बैंक त भयो बट दे आर नट युटिलाइजिङ इट। अर्को के भन्न चाहन्छु कि विज्ञान र अध्यात्म जहिले पनि सँगै जान्छ। हाम्रो युनिभर्सिटीको ठुलो विकनेस, हाम्रो भनेको मेरो फेरि मधेस विश्वविद्यालय मात्र भने होइन, हाम्रो सबै विश्वविद्यालयको एउटा ठुलो विकनेस के छ भने यहाँ नलेज इन्फर्मेसन एटिट्युडमा काम गरिन्छ, तर यो सबैको मास्टर माइन्ड जो विजडम छ त्यो लेभलमा हामी काम गर्दैनौँ। अपरेसनमा हुँदा विजडमले काम गर्ने हो, त्यही भएर डिसिजन लिने बेलामा तपाईँ एउटा पिएचडी एउटा बच्चालाई पढाइदिनुहोस्, तर उसले पहिलो जागिर कहाँ खाने डिसिजन लिनु छ भने बुवालाई गएर सोध्छ। जो बुवा एसएलसी पास छ त्यो बुवालाई सोधेर म यहाँ जागिर खाम कि नखाम भने डिसिजन गर्ने पिएचडी वालाको के बुद्धि भन्ने त। कुरा त एकदम सही हो यो चाहिँ होइन। मेरो इच्छा यहाँ छ, तपाईँको चाहिँ के राय छ त्यो राय चाहिँ लिन मिल्यो, तर उहाँलाई सोधेर नै मात्र म बिजनेस गरौँ कि म जब गरौँ भन्नुमा चाहिँ अलिक फरक पर्छ। होइन, उहाँको कुरो अझै गहिरो मलाई के लाग्यो भनेदेखि वाट एभर यु आर गेटिङ इन युनिभर्सिटी इज फ्रम सिलेबस टेक्स्ट बुक, बट इन्टायर युनिभर्स नै आफूमा एउटा कलेज हो, युनिभर्सिटी हो। त्यो इन्टायर युनिभर्सको विषयमा त्यहाँ फेरि कुरो छैन। हाम्रो वैदिक एडुकेसनको त्यहाँका विजडमका कुराहरू त्यो अहिले आउट अफ मार्केट गइसक्यो, त्यहाँ पनि फोकस हुनुपर्छ। उहाँले भन्नु खोज्नुभएको त्यो सब कुरो पनि लाग्यो मलाई। सोसल लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम जुन भन्छ नि, त्यो सोसल लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टमबाट विजडम बिल्ड हुन्छ। विजडम यदि बिल्ड भयो भने त थ्योरी चेन्ज हुन्छ, टेक्नोलोजी चेन्ज हुन्छ, त्यो अनुसारको विजडमले हामीलाई डिसिजनको लागि मोटिभेट गर्छ। सो हाम्रो डिसिजन मेकिङ साह्रै पुवर हुँदै गइरहेछ। अब मसिनसँग सोधेर मान्छे कलेज सिलेक्सन गरिरहेछ। चाट जिपिटीमा सोध्छ विच कलेज इज बेस्ट फर +2 इन बिर्ग। च्याट जिपिटीले त पछिल्लो साल 2 साल भित्रको एक्सपिरियन्स त्यसमा हाल्छ। उसलाई विजडम भन्दा पनि त्यो बन्च अफ कलेक्सनलाई ल्याएर हाल्दियो। र त्यसको अगाडि एउटा एक्सपिरियन्स टिचरले चाहिँ हार खाने स्थिति भइसकेको छ, किनभने ऊ आफू पनि त्यसमै डिपेन्ड हुन थालिसक्यो। त्यही भएर अध्यात्म र विज्ञानलाई सँगै मुभ गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। किन यो ल विज्ञानको पाठ हो, तर त्यो जब एन्ड हुन्छ त्यतिखेर केले हेल्प गर्छ त अध्यात्मले हेल्प गर्छ। त्यतिखेर हामीलाई हेल्प गर्ने भनेको इथिक्सले हो, जो अध्यात्मको। अच्छा, म 3टा बुलेट पोइन्ट आयो। उहाँले भन्नुभयो म्युचुअल रेस्पेक्ट, यहाँले भन्नुभयो विजडम, वैदिक ज्ञान पनि लिएर आउनु पर्यो, अनि लर्निङको कुराहरू भन्नुभयो। अरू केही पोइन्ट? अरू त्यो जुन हाम्रो पहिला हामीले फोन नम्बर याद राख्थ्यौँ नि, मलाई त लाग्छ धेरै मुखैमा याद हुन्थ्यो आफ्नो रिलेटिभहरूको, तर अहिले त हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो जुन क्वान्टम वाला छ नि दिमाग, त्यो चाहिँ लस हुँदै गइरहेको छ। त्यसलाई युजलेस हुँदै गइरहेछ। मसिनमा पुरै डिपेन्ड भइसक्यो। मोबाइलले आजकल बर्थडे पनि बताउँछ, पहिला त हामीलाई कन्ठै हुन्थ्यो आज बर्थडे भने। हाम्रो मेमोरी चाहिँ लस हुँदै गइरहेछ। यसलाई प्रिजर्भ गर्नको लागि चाहिँ बरु हामीले एक किसिमले मसिनलाई च्यालेन्ज हुने काम चाहिँ गर्नु। लास्ट एउटा पोइन्ट भन्न चाहन्छु, डिजिटलाइजेसन र सस्टेनेबिलिटीको ब्यालेन्स चाहिन्छ। डिजिटलाइजेसन र सस्टेनेबिलिटी, यसको इक्विलिब्रियम ब्यालेन्स खोज्नु जरुरी छ। हामी जे गर्छौँ जहाँ गर्छौँ त्यहाँ हामीलाई फोर्स गर्ने एउटा बल डिजिटलाइजेसन हो, त्योभन्दा हामी बाहिर जान सक्दैनौँ। त्यो डिजिटलाइजेसनकै प्रयोग सस्टेनेबल वेमा कसरी गर्ने त, त्यति मात्र ब्यालेन्स गर्यो भने ह्युमनलाई प्रिजर्भ गर्न सकिन्छ। नत्र डायनासोरस त गयो, ह्युमन त के हो त्यसको तुलनामा। भेरी ट्रु।
संसारमा यस्ता होटलहरू खुल्दैछन् जहाँ तपाईँ इन्टरनेट छैन, टिभी छैन, रेडियो छैन, यु आर नट अलाउड टु पिक योर फोन देयर। त्यस्ता पनि भइरहेछ। मलाई लाग्छ त्यो पनि डिटक्सिन गर्ने बडीलाई, माइन्डलाई, त्यो पनि एउटा मेकानिजम। विपसना जानुहुन्छ त्यहाँ पनि तपाईँ 10 दिनसम्म केही टच गर्न सक्नु, त्यो एउटा आइडिया राम्रो छ। यो कुरा चाहिँ मैले एकपल्ट महसुस गरेँ जब म रसिया पढिरहेको थिएँ। त्यो क्रममा नेपाल आएँ, गाउँ जानु पर्यो र इन्टरनेटबाट अलि टाढा हुँदाखेरि आफू चाहिँ अलि रमाएको महसुस गरेँ। र हामी जुन बच्चाहरूलाई जुन हामी भ्याकेसन गर्छौँ नि, त्यस्तो बेला चाहिँ गाउँतिर चाहिँ लगेर, अहिले गाउँ पनि अलि डेभलप छ तैपनि सहरभन्दा त धेरै फरक छ। गाउँको माटोमा रुमनलाई चाहिँ सिकाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। एकदम अन्तिममा उहाँले भन्नुभयो म खुसी भएको बेलामा खुब गीत गुनगुनाउँछु रे। तपाईँ के दुखी भएको बेलामा गुनगुनाउनुहुन्छ? म गीत गुनगुनाउँदैन, खुसी भएको बेलामा म भगवानलाई धन्यवाद दिन्छु र चिच्याउँछु। तपाईँ कुन गीत गुनगुनाउनुहुन्छ आज? त्यसैबाट हामी कम्प्लिट गर्ने। ल हामी सबैजना साथ दिने। मेरा तुझसे है जन्मों का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता, कोई जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। यसो एप्रिसिएट गरिरहनु भएको छ भने के काम छ कि भने उहाँले फेरि अब यसमा पनि बिजनेसै माइन्ड लगाइदिनुहुन्छ, त्यो प्रब्लम छ। उहाँको अनुभव त्यस्तै भयो। ल आजको कार्यक्रम हामीहरू अहिलेलाई बिट मारौँ। धेरै कुरो गफ गर्न छुटेको छ। आशा गरौँ फेरि कुनै बेला हामीहरू यस्तै बसौँला, ज्ञानगुणका कुराहरू, आफ्ना अनुभवको कुरा गरौँला। अहिलेलाई नमस्कार, मिलते हैं ब्रेक के बाद।